हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज जो डिस्कशन होगा वो जुलाई 2025 क्रॉनिकल है, उस मैगज़ीन को डिस्कस करने वाले हैं। और जुलाई का डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसमें आपको जो न्यूज़ मिलेंगे, न्यूज़ जो कवर किए गए इस मैगज़ीन में, वो मई मंथ का मिलेगा। ठीक है, तो बाकी जो अगस्त सितंबर का है वो भी 2-3 दिन के बाद, मतलब कंटिन्यू उधर हम एक एक दिन के गैप पर वो मैं दे दूँगी। मतलब एग्ज़ाम के पहले आप क्या करोगे, एक एक घंटे का लेक्चर होता है तो आप सुन लेंगे। तो इसमें जितने इंपॉर्टेंट है इस क्रॉनिकल में ही इंपॉर्टेंट याद है, लेकिन इसमें भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन होगी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वही खाली डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए, फटाफट देख लेते हैं हम। बस आपको क्या करना है, एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले सुन लेना है इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। पहला न्यूज़ जो है वो है बफर में सफ़र योजना। यूपी करंट है ये स्पेशल। तो बफर में सफ़र योजना, तो ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? उत्तर प्रदेश। जब उत्तर प्रदेश करंट पड़ा है तो उत्तर प्रदेश के द्वारा स्टार्ट होगा। उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव विभाग ने क्या किया? बफर में सफ़र योजना, यानी बफर में सफ़र योजना किससे संबंधित है? समझ लीजिए कि हमारे वन्य जीव से संबंधित है। तो उन्हीं के द्वारा स्टार्ट की गई है। ये एक इको टूरिज्म, एक नया इको टूरिज्म पहल है जो शुरू किया गया है। कब? 26 मई 2025 को ये शुरू की गई। 26 मई 2025 को शुरू की गई है। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो है कि इसका जो उद्देश्य है वो बाघ अभ्यारण्य के जो बफर क्षेत्र हैं, जो बाघ अभ्यारण्य हैं उनके बफर क्षेत्रों में सतत और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना, जो लगातार हो और पर्यावरण के अनुकूल हो, ऐसे पर्यटन को इसमें क्या करना, बाघ अभ्यारण्य का जो बफर क्षेत्र है उसमें बढ़ावा देना है। इसीलिए इसका नाम दिया गया बफर में सफ़र योजना, कि बाघ अभ्यारण्य के बफर क्षेत्र एरिया में सतत और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को क्या करना है, बढ़ावा देना है। इससे होगा क्या? जब बढ़ावा दिया जाएगा तो जो स्थानीय समुदाय होंगे उनको पर्यटन क्षेत्र में, इसके लिए इसका उद्देश्य क्या है, जो स्थानीय समुदाय होंगे उनको पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाया जाएगा। यही इसका क्या है, उद्देश्य है। और इससे क्या होगा, और साथ ही क्या होगा, जैव विविधता संरक्षण को समुदाय के नेतृत्व में प्रोत्साहित करना। ये इससे बफर में सफ़र योजना जो 26 मई 2025 को स्टार्ट हुई उसका ये उद्देश्य है। अब एक महत्व क्या है, यह पहल जो है, जो बफर में सफ़र योजना इनिशिएटिव जो है, ये क्या होगा, उत्तर प्रदेश को भारत में अग्रणी इको टूरिज्म गंतव्य बनाने में से क्या होगी, सहायता मिलेगी। इसका कार्यान्वयन क्षेत्र की बात करें तो यह योजना जो है, बफर में सफ़र योजना जो है, ये दुधवा योजना, दुधवा जो नेशनल पार्क है वो पीलीभीत लखीमपुर खीरी के प्रमुख जो बाघ रिजर्व बफर है वहाँ उस जोन में ये लागू की जा रही। कहाँ कहाँ ध्यान रखिएगा, दुधवा पीलीभीत लखीमपुर खीरी, दुधवा पीलीभीत लखीमपुर खीरी दुधवा पीलीभीत लखीमपुर डीपीएल, ऐसे याद करिए। यह जो बफर में सफ़र योजना है, बफर में सफ़र योजना डीपीएल में की जा रही है। दुधवा पीलीभीत लखीमपुर खीरी में के जो बफर जोन है उनमें लागू की जा रही है। और सोहागी बरवा और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। सोहागी बरवा और कतरनिया घाट, सोहागी बरवा कतरनिया घाट, यानी 5 हो गए। एक हो गया दुधवा पीलीभीत लखीमपुर खीरी, सोहागी बरवा और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। क्लियर? आगे चलते हैं, बस इसमें इतनी लाइन इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट चलते हैं। पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन का शुभारंभ यूपी सरकार के द्वारा 26 मई को जंगल में बफर में सफ़र योजना भी, और सेकंड जो है जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन जो कि पहली है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है और भारतीय रेलवे के द्वारा, भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश रेल से संबंधित है, सफारी से संबंधित है, विस्टाडोम ट्रेन से संबंधित है, ट्रेन से संबंधित है। तो यानी भारतीय रेलवे द्वारा और यूपी सरकार के द्वारा मिलकर के 26 मई को ये जो है ट्रेन की शुरुआत की गई है। ये विस्टाडोम जो है, जंगल सफारी विस्टाडोम है, यह ट्रेन वही कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि बहराइच में है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ेगी। कतरनिया को क्या करेगी, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको क्या करेगी, दुधवा जो टाइगर रिजर्व है उससे ये जोड़ेगी, जिससे उत्तर प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता का अनुभव मिलेगा। एक गंतव्य तीन वन, यह पहल यूपी इको टूरिज्म बोर्ड की एक गंतव्य 3 वन थीम का हिस्सा है। ये जो है, जो भी विस्टाडोम ट्रेन की बात की जा रही है, तो यह यूपी इको टूरिज्म बोर्ड की एक गंतव्य 3 वन थीम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट
और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को एक संयुक्त पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। ये जो एक गंतव्य 3 वन है कि एक ही गंतव्य और 3 वन की बात की जाए तो दुधवा, कतनिया घाट और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को संयुक्त पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। नेक्स्ट, एकदम ऊपर ही नीचे ही चला गया, 1 मिनट। नेक्स्ट क्या है? भारत का सबसे बड़ा टाइटेनियम और सुपरलॉय सामग्री संयंत्र, इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा टाइटेनियम और सुपरलॉय सामग्री संयंत्र 15 मई 2025 को केंद्रीय रक्षा मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री ने कहाँ पर? लखनऊ में। रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में भारत का सबसे बड़ा टाइटेनियम और सुपरलॉय मटेरियल्स प्लांट का उद्घाटन किया। अब चलिए देखते हैं कि ये है क्या, इसके बारे में और जानते हैं। ये जो संयंत्र है, यह प्लांट पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी एरोलॉय टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा संचालित है। कौन सी? ये जो प्लांट है, जो आप प्लांट अभी पढ़े हो, टाइटेनियम और सुपरलॉय सामग्री संयंत्र जो है, ये जो प्लांट है ये पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी है एरोलॉय टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के द्वारा संचालित है, जो 50 एकड़ क्षेत्र में क्या है? फैला है। और इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 6000 टन होगी। और आगे देखते हैं, ये सब ऐसे बस देख लीजिएगा, बाकी इसका कोई मतलब है नहीं कि क्या क्या तकनीकें हैं। आगे चलिए, अब इससे क्या होगा? रक्षा औद्योगिक गलियारे, यह परियोजना जो है यह उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत विकसित की जा रही है। ये जो परियोजना है उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत विकसित की जा रही है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में क्या करना है? स्थापित करना है। अगर हम टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम कैसी? एक हल्की धातु होती है, मजबूत होती है, जंगरोधी धातु होती है, हल्की, मजबूत और जंगरोधी धातु होती है। इसका उपयोग विमानन रक्षा, दंत चिकित्सा, संयुक्त प्रतिस्थापन में किया जाता है। यूपीडीआईसी के 6 नोड्स हैं: अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी, लखनऊ। इसके 6 नोड्स कहाँ हैं? अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी, लखनऊ में क्या किया जा रहा है? इसका विस्तार किया जा रहा है। क्लियर? आगे चलते हैं। यूपीडीआईसी का मतलब उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा का जो नोड्स है वो कहाँ पर? मैंने बता दिया 6 जगह पर विस्तार हो रहा है। नेक्स्ट है गोमती नदी शहरीकरण और प्रदूषण से उत्पन्न संकट। गोमती नदी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, फैकल कॉलीफॉर्म की अधिकता हो रही है। ये ध्यान रखिएगा, फैकल कॉलीफॉर्म और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, प्लस ये फैकल कॉलीफॉर्म ज़्यादा हो रहा है, अनुपचारित सीवेज की मात्रा बढ़ रही है। उसको लेकर के पर्यावरण विशेषज्ञों और नागरिकों ने गंभीर चिंता जताई है, इसीलिए ये गोमती नदी चर्चा में आई है। गोमती नदी की बात करें तो ये 960 किलोमीटर लंबी सहायक नदी है। गोमती नदी कितनी? 960 किलोमीटर लंबी सहायक नदी है। किसकी? गंगा नदी की। गोमती किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। कितनी किलोमीटर लंबी है? 960, जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के, ये कहाँ मिलती है गोमती नदी? पीलीभीत जिले के माधो टांडा से निकलती है। ये गोमती नदी, एक पहले ये ध्यान रखिए, एक मिनट, गोमती नदी, पहले यहाँ गोमती नदी लिखिए। गोमती नदी की सहायक नदी है गंगा, इसकी लंबाई है 960 किलोमीटर। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से निकलती है? पीलीभीत जिले के माधो टांडा से निकलती है और गाजीपुर के कैथी में जाकर के गंगा से ये मिल जाती है। क्योंकि गंगा की सहायक नदी है तो गाजीपुर के माधो टांडा से निकल करके बहुत गड़बड़ हो जा रहा है, कन्फ्यूज़न हो जा रहा है। फिर से बता रही हूँ कि ये जो गोमती नदी है वो गंगा की सहायक नदी है, जो कि 960 किलोमीटर लंबी है और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधो टांडा से निकलती है और गाजीपुर के कैथी में जाकर के गंगा में मिल जाती है। लखनऊ में ये जो नदी है, इसको शहरीकरण के कारण बहुत सारे बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ता है, जिसमें निम्न ऑक्सीजन स्तर और बढ़ता अम्ल प्रदूषण शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। कृषि सखी योजना की बात करें तो यूपी में महिलाओं को प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कृषि सखी योजना के तहत यूपी में महिलाओं को प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण 2 मई 2025 को यूपी सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखी के रूप में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। ये जो योजना है कृषि सखी योजना, ये महिलाओं को कृषि क्षेत्र में भूमिका को औपचारिक पहचान देती है, आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य रखती है।
अब देखें इसका जो चयन होगा वो उसका प्रोसेस क्या है। तो उन्हीं का चयन किया जाएगा, उन्हीं महिलाओं का जो स्थानीय निवासी हों, जो लोकल हों, ठीक है, जो लोकल हों और एसएचजी से जुड़ी हों, स्वयं सहायता ग्रुप से जुड़ी हों, या फिर कृषि कार्य में क्या हों, एक्टिव रहती हों और न्यूनतम प्राथमिक शिक्षा उनको क्या हो, प्राप्त हो। ये उनका चयन ऐसी आधार पर होगा। अब ये करेगी क्या, इसका ये जो कृषि बीमा सखी योजना है, कृषि सखी योजना जो है, ये किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभ के बारे में बताएगी, जैविक खाद, कीटनाशक, बीज उपचार, ये सारी चीज़ें इनको क्या करेगी, बताएगी, उनको ट्रेंड करेगी। प्रत्येक जिले में 2 जैव इनपुट अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हर जिले में दो जैव इनपुट अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे और कृषि सखी को प्रति माह कितना मानदेय मिलेगा, 5,000। ध्यान रखिएगा, ये कृषि सखी योजना है, तो उनको जो है महिलाओं को कृषि सखी जो इसमें जुड़ेंगी उनको 5,000 हर महीने मानदेय मिलेगा। सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष। संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस कब मनाया जाता है, चलिए इसको देख लेते हैं पहले। उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित पवित्र बुद्ध अवशेषों को वियतनाम में कहाँ आयोजित किया गया, एक मिनट, वियतनाम में आयोजित किया गया। क्या, संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस समारोह के अवसर पर 2 से 21 मई 2025 तक इसको प्रदर्शित किया गया। किसके, सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष को वियतनाम में आयोजित किया गया संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस, जो कि 2 से 21 मई तक चला, वहाँ ये प्रदर्शित किया गया। इसकी बात करें, बुद्ध अवशेषों का स्रोत की बात करें तो ये अवशेष जो हैं वो सारनाथ के मूल गंधकुटी, ध्यान रखिएगा, सारनाथ के मूल गंधकुटी बिहार से संबंधित हैं। और मूल गंधकुटी ऐसे पूछ लेगा, मूल गंधकुटी कहाँ स्थित है, तो ये सारनाथ में है। तो ये सारनाथ के मूल गंधकुटी बिहार से संबंधित है, जिसे महाबोधि सोसाइटी जिसकी स्थापना अंगारिका धर्मपाल संचालित करती है, ठीक है। अवशेषों की खुदाई 1927 से 31 में नागार्जुन कोंडा में एच लॉन्गहर्स्ट द्वारा की गई थी। यह कार्यक्रम भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से आयोजित किया जाता है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस की बात करें तो बैसाख दिवस बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की स्मृति में मनाया जाता है। जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, इन तीनों की स्मृति में मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, यूएनओ के द्वारा 15 दिसंबर 1999 को इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी गई थी। कब दी गई थी, 15 दिसंबर 1999 को। और पहला आधिकारिक आयोजन इसका 2000 में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुआ। इस बार जो मनाया गया उसकी थीम है मानव गरिमा के लिए एकता और समावेशिता, मानव गरिमा के लिए एकता और समावेशिता के लिए बौद्ध दृष्टिकोण, विश्व शांति और सतत विकास के लिए बौद्ध अंतर्दृष्टि। क्लियर। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ जो IBC है, ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक बौद्ध संग्रह है, जिसका हेडक्वार्टर भारत के दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना का प्रस्ताव नवंबर 2011 में नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध मंडली में सम्मति से पारित हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर पहली नाइट लैंडिंग हुई। कहाँ पर पहली नाइट लैंडिंग हुई, तो गंगा एक्सप्रेसवे पर, यानी 1 मई की बात है। 1 मई 2025 को क्या होता है, 1 मई 2025 को उत्तर प्रदेश में स्थित है शाहजहांपुर। क्या स्थित है, शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश में क्या स्थित है, शाहजहांपुर। वहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे के 3.5 किलोमीटर हिस्से पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने देश की पहली बार रात्रिकालीन लैंडिंग का सफल अभ्यास किया। तो इसमें आपको क्या करना है कि गंगा एक्सप्रेसवे का विवरण की बात करें तो यह 594 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है, 594 किलोमीटर लंबा है, जो कहाँ से, मेरठ से प्रयागराज तक, मेरठ से स्टार्ट करके प्रयागराज तक क्या है, 12 जिलों के 518 गांवों से होकर गुजरता है। कभी कभी ना ऐसे बीच मतलब ऐसे करके भी पूछ लेता है, डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कहाँ नाइट लैंडिंग हुई। अब तो कूट से क्वेश्चन पूछता है और कूट में कुछ भी डेट भी डाल देते हैं, किलोमीटर वगैरह, जिले, गाँव सब डाल देते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर हम लोग देखे रहेंगे तो क्या होगा, सामने अगर रहेगा तो उसे क्लियर हो जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ हमने वहाँ पर देखा था। क्लियर। चलिए देख लेते हैं। अब ये जो है, 1 मिनट, हाँ, तो 594 किलोमीटर ये लंबा है गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि मेरठ से
प्रयागराज तक 12 जिलों को कवर करता हुआ 518 गांवों से होकर के क्या करता है, गुजरता है। और यह देश का दूसरा सबसे बड़ा लंबा एक्सप्रेसवे है और राज्य को पूर्व से पश्चिम तक जोड़ता है। देश का दूसरा सबसे लंबा और राज्य को क्या करेगा, पूरब से पश्चिम तक जोड़ता है। शाहजहांपुर के जलालाबाद स्थित पीरू गांव के पास, शाहजहां में जलालाबाद स्थित है, वहीं पर एक गांव है पीरू, उसी के पास 3.5 से 3.9 किलोमीटर लंबी आधुनिक हवाई पट्टी बनाई गई है। और रात्रिकालीन लैंडिंग की उपलब्धि की बात करें तो 2 से 3 मई 2025 की रात को पहली बार भारत में किसी एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमानों ने रात में टच एंड गो लैंडिंग की। और इसमें राफेल, मिग 29, सुखोई, मिराज, जगुआर, तेजस और रुद्र जैसे विमान शामिल हुए। क्या क्या? राफेल, मिग 29, सुखोई, मिराज, जगुआर, तेजस और रुद्र जैसे विमान इसमें शामिल हुए। गंगा एक्सप्रेसवे देश का पहला एक्सप्रेसवे है जहां रात में भी लड़ाकू विमानों की लैंडिंग संभव हो गई है। बरेली के त्रिशूल एयरबेस से उड़ान भरने के बाद विमानों ने गंगा एक्सप्रेसवे की पट्टी पर लैंडिंग की। कार्यक्रम की शुरुआत AN-32 और सुपर हरकुलिस विमान की लैंडिंग से हुई। किससे? AN-32 और सुपर हरकुलिस विमान की लैंडिंग से हुई। इसके बाद बाकी लड़ाकू विमानों ने क्या क्या प्रदर्शन किया। कहाँ से, ये ध्यान रखिएगा, शाहजहांपुर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बिहार से पद्म पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? 26 मई 2025 को राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में बिहार की कितनी हस्तियों को, बिहार के 7 लोग हैं, 7 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। जिसमें जो हैं 7 लोग, जिसमें डॉक्टर शारदा सिन्हा हैं, जिनको मरणोपरांत दिया गया पद्म विभूषण कला श्रेणी में। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण कला श्रेणी में दिया गया, जिन्हें बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। ये प्रसिद्ध गायिका रह चुकी थी। छठ गीत और लोक संगीत के क्षेत्र में इनको राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। नेक्स्ट, सुशील कुमार मोदी, इनको मरणोपरांत दिया गया, इनको पद्म भूषण दिया गया। उनको पद्म विभूषण दिया गया था और इनको, सुशील कुमार मोदी जी को पद्म भूषण दिया गया। ये सार्वजनिक मामले से संबंधित हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। सार्वजनिक जीवन, वित्तीय प्रशासन में ज्यादा योगदान था। किशोर कुणाल की बात करें तो इनको भी मरणोपरांत दिया गया। ये भी पद्मश्री सिविल सेवा से संबंधित है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भीम सिंह भावेश पद्मश्री से हैं सामाजिक कार्य के लिए। हेमंत कुमार पद्मश्री हैं चिकित्सा क्षेत्र में। निर्मला देवी पद्मश्री कला और विजय नित्यानंद सरीश्वर महाराज पद्मश्री। गया का नाम परिवर्तित कर गया जी कर दिया गया। गया का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? गया जी कर दिया गया है। आगे चलते हैं। गया जो है, ये गया जिले के बोध गया में ही गौतम बुद्ध जी को बोधि वृक्ष के नीचे, कौन से? बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे यह स्थान विश्व के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों में क्या हो गया है? शामिल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025। ये जो क्रेता विक्रेता बैठक है अंतर्राष्ट्रीय 2025, ये 19 से 20 मई को आयोजित हुआ। पटना के ज्ञान भवन में बिहार सरकार और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, अपीडा का फुल फॉर्म है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा, भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद द्वारा ये आयोजित किया गया। कितने लोग? एक तो कहाँ किया गया? पटना के ज्ञान भवन में बिहार सरकार, खाद्य संस्करण उद्योग मंत्रालय और अपीडा और भारतीय व्यापार संवर्धन के द्वारा ये आयोजित किया गया 19 से 20 मई। इसका उद्देश्य बैठक जो है, यह बैठक भारत के कृषि निर्यात में बिहार की भागीदारी को बढ़ाने, साझेदारी को प्रोत्साहित करने और निवेश को आकर्षित करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। अब देखा जाए तो जो बिहार का फेमस है, जैसे भारत का मखाना निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीतियाँ रिपोर्ट जारी की गई। बिहार का मखाना है, शाही लीची है, भागलपुरी जर्दालू आम है, कतरनी चावल है, मगही पान है, मधुबनी पेंटिंग है। इसको लेकर के टोटल 15 उत्पादों को GI टैग प्राप्त है, जिनका वैश्विक बाजार में विस्तार किया जा रहा है। ये जो योजना है PM सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना, वित्त वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत
बिहार में 624.42 करोड़ रुपए 10,270 ऋण स्वीकृत किए। ये मत ध्यान रखिए कितना किया गया, ये सब छोड़ दीजिए, इतना नहीं है, वो है उतना बहुत है जितना मैंने बता दिया। आगे चलती है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की बात करें तो 30 अप्रैल 2025 को बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन, तो ये ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना किससे संबंधित है? बिहार राज्य से संबंधित है। और ये है क्या? ताड़ के वृक्ष के मालिकों को और ताड़ी निकालने वाले श्रमिकों को रोजगार और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत क्या होगा? 20,000 ताड़ी निकालने वाले टैपर्स को, जो ताड़ी निकालेंगे, 20,000 ताड़ी निकालने वाले टैपर्स को 8 रुपये प्रति लीटर नीरा की दर से प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से उनके बैंक खाते में दी जाएगी। और जो मालिक होंगे उनको 10 वृक्षों तक प्रति लीटर नीरा पर 3 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिससे अधिकतम 5,800 रुपये तक की सहायता मिल सकती है। यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक ताड़ी के मौसम में लागू की गई है। आगे चलते हैं। नीरा की बात करें, जो नीरा योजना स्टार्ट की गई है, ये नीरा है क्या? इससे कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, फॉस्फोरस जैसे खनिजों से ये नीरा भरपूर है। यह एक प्राकृतिक प्रोबायोटिक है जो प्रतिरक्षा बढ़ाने, हीमोग्लोबिन स्तर सुधारने और गर्मियों में शरीर को ठंडक देने वाला लाभकारी पेय है। बिहार की मोतीपुर पंचायत को कौन सा पुरस्कार मिला है? क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार मिला है। किसके, कौन से? उसको बिहार की मोतीपुर पंचायत को मिला है। अब आगे चलते हैं। फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम कहाँ पर AI आधारित वन निगरानी पहल लॉन्च की गई है? मध्य प्रदेश में। फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, तो वहीं पे आप जान लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में AI आधारित वन निगरानी पहल 16 मई को मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना 10 मई 2025 को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने, कौन कौन? MP है प्लस कौन है? महाराष्ट्र है। इन दोनों ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से कार्यान्वित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये जो परियोजना होगी, ये केन बेतवा लिंक, यानी मध्य प्रदेश यूपी की, MP यूपी की जो लिंक है, मतलब संयुक्त परियोजना है, कौन सी? केन बेतवा लिंक। और पार्वती काली सिंध चंबल लिंक, यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान की क्या है? पार्वती काली सिंध चंबल योजना जो है। इसके बाद मध्य प्रदेश की तीसरी प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी परियोजना, अंतर्राज्यीय परियोजना, एक तो चल रहा है केन बेतवा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, दूसरी चल रही है पार्वती काली सिंध चंबल लिंक जो कि मध्य प्रदेश राजस्थान, और अब क्या है? तीसरी है कौन सा? ताप्ती बेसिन, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है। ये जो परियोजना का उद्देश्य ये क्या है? विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण, यानी कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज है। विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है कि ये जो ताप्ती नदी है उसके जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सके और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सिंचाई और पेयजलापूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र संयुक्त रूप से मुल्ताई मध्य प्रदेश में है, मुल्ताई पहाड़ी है, वहाँ से ये तापी नदी निकलती है। मध्य प्रदेश के मुल्ताई पहाड़ी से तापी नदी निकलती है और यही तापी नदी की 3 उपधाराओं का विकास करना है, यही इसका क्या है? उद्देश्य है। अब जल आवंटन कैसे होगा? परियोजना के तहत जो ताप्ती नदी होगी वहाँ से कुल 31.13 हजार मिलियन क्यूबिक फीट जल का उपयोग किया जाएगा ताप्ती नदी से, 31.13, ठीक है, जिसमें से 1176 ये जो 1176 TMC है वो MP को और 19.36 TMC है वो महाराष्ट्र को आवंटित होगा। 1176 मध्य प्रदेश को, 1936 महाराष्ट्र को। और ठीक है, ये हो गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, खंडवा तथा महाराष्ट्र के अकोला, अमरावती, बुल्ढाना जिले इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। ये जिले पारंपरिक रूप से भूजल संकट और अनियमित वर्षा की समस्या से क्या कहते प्रभावित रहते हैं। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में 1 स्टेट 1 RRB लागू की गई है। 1 स्टेट 1 RRB लागू की गई है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो क्या किया गया है? जो केंद्र सरकार उसने ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए इस नीति के तहत मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक का विलय कर दिया है। कौन सा? मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक का क्या कर दिया है? विलय कर दिया है। अब जो इम्पोर्टेंट लाइन ध्यान रखना कि देश भर में RRBs की संख्या 43 से घटा करके कितनी कर दी गई है? 28 कर दी गई है। मध्य प्रदेश में अब केवल एक RRB होगा जिसका स्पॉन्सर बैंक ऑफ इंडिया और मुख्यालय इंदौर होगा। इसका स्पॉन्सर कौन होगा?
बैंक ऑफ इंडिया और हेडक्वार्टर इसका इंदौर होगा। आरआरबी की स्थापना की बात करें तो 26 सितंबर 1975 को के अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1976 के तहत हुई। आरआरबी का संचालन भारत सरकार 50%, प्रायोजक बैंक 35% और जो राज्य सरकार है वो 15% की भागीदारी से होता है। और इसका जो विनियमन है वो नाबार्ड द्वारा किया जाता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी नाबार्ड द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, कॉलेजियम के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 26 मई 2025 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति ताहलोक सिंह चौहान को झारखंड उच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। तो झारखंड उच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन है? ताहलोक सिंह है। अगर बात करें आर्टिकल 217, इस आर्टिकल 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, जिसमें भारत के चीफ जस्टिस रहते हैं, सीजेआई रहते हैं, संबंधित राज्य के राज्यपाल रहते हैं और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श। ये खुद ऐसे तो कर नहीं देंगे किसी को, तो परामर्श लेंगे। तो उस परामर्श में कौन कौन किससे लेते हैं? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल होगा, जिस राज्य में करना है तो वहाँ पर, जैसे झारखंड में किया गया तो वहाँ के राज्यपाल से परामर्श लिया गया, और वहीं उसी राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे भी परामर्श लिया जाता है। और कॉलेजियम प्रणाली की बात करें तो यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया है जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। कॉलेजियम प्रणाली में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है मंडल बांध परियोजना का पुनरुद्धार। झारखंड सरकार ने पलामू टाइगर रिजर्व में मंडल बांध के जलमग्न क्षेत्र में स्थित 7 गांव के स्थानांतरण को मंजूरी दे दी। ये मंडल बांध परियोजना की बात करें तो ये उत्तरी कोयल नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी है। तो उत्तरी कोयल नदी के पीटीआर यानी कि पलामू टाइगर रिजर्व के भीतर गढ़वा, लातेहार, पलामू जिलों में स्थित है। इसकी परिकल्पना 1970 के दशक में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, बाकी उसमें देखने की जरूरत नहीं है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और धमतरी जिलों में स्थित है ये। तो जब छत्तीसगढ़ का एग्जाम होगा तो इतना डीप पूछेगा, बस आपको इतना ध्यान रखना। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में स्थित इस नदी में हाल ही में वन्यजीव गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे इसका पारिस्थितिक महत्व बढ़ गया है। आगे चलते हैं, बाकी इसमें आपको कुछ देखना नहीं है। हाँ, बस ये देख लीजिए कि यह महानदी, ये जो है आपने जो पढ़ा, तो यह महानदी, सीता नदी और उदंती जैसी प्रमुख नदियों का स्रोत है, जो छत्तीसगढ़ और ओडिशा को क्या करती है? जीवन प्रदान करती है। यहाँ साल, मिश्रित पर्णपाती, बांस, सागौन के वन मिलते हैं। और ये जो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है, ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के इंद्रावती टाइगर रिजर्व को ओडिशा के सोनाबेड़ा अभ्यारण्य से जोड़ता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट है ये भी कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ की नारायणपुर और बीजापुर जिलों की सीमा पर स्थित अबूझमाड़ क्षेत्र में शीर्ष माओवादी नेता नंबाला केशव राव सहित 27 नक्सलियों को मार गिराकर नक्सल विरोधी अभियान, यानी अगर पूछ ले ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किस राज्य से और किसके लिए संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ राज्य ने स्टार्ट किया है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। किसके लिए? नक्सलवादियों को मारकर गिराने, यानी नक्सल विरोधी अभियान है। ये नक्सल विरोधी अभियान है। यह जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है, ये छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस का अब तक का सबसे लंबा और संगठित नक्सल विरोधी अभियान था, जो 21 दिनों तक चला है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। आइजोल चौथी पूर्वोत्तर राजधानी राष्ट्रीय रेलवे राजधानी आइजोल जो है चौथी पूर्वोत्तर राजधानी है, फोर्थ पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट राजधानी है, जो राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ी है। इस तरीके से चौथी राजधानी बन गई है, यानी इसके पहले 3 और है। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, जो कि बैराबी सरांग रेलवे लाइन के माध्यम से, कौन से? बैराबी सरांग रेलवे लाइन के माध्यम से पहली बार राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है।
जिससे यह पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी बनी जिसे रेल संपर्क मिला है। इसके पहले जो 3 हैं वो असम गुवाहाटी है, त्रिपुरा का अगरतला है और अरुणाचल का नाहरलगुन की राजधानियां पहले ही जोड़ी जा चुकी हैं। असम की गुवाहाटी, त्रिपुरा की अगरतला और अरुणाचल की नाहरलगुन। क्लियर। और यह परियोजना भारत सरकार की एक्ट ईस्ट नीति का क्या है, हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर में निगम ने जारी किया? गाजियाबाद नगर निगम। किस राज्य सरकार ने युवाओं के सर्वांगीण विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए आईटी चलो अभियान की शुरुआत की? कहाँ चलो? आईटी चलो अभियान की शुरुआत की। आईटीआई चलो अभियान की शुरुआत की उत्तर प्रदेश ने की। चुनौतियां मुझे पसंद हैं, ये पुस्तक किसकी है? आनंदीबेन पटेल को चुनौतियां बहुत पसंद है। ऐसे याद कर लीजिए, आनंदीबेन पटेल को चुनौतियां बहुत पसंद हैं। इस तरीके से उन्होंने इस पुस्तक इन्होंने आत्मकथा अपनी, ये इनकी आत्मकथा है। 11 मई 2025 को ब्रह्मोस मिसाइल के अत्याधुनिक उत्पादन इकाई का अनावरण कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहली बार महिला अपराधों की रोकथाम के लिए दक्षिणी अंशिका वर्मा के निर्देशन में 5 सदस्यीय महिला स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि SOG का गठन किया गया? बरेली जनपद की हैं। ठीक है, बरेली की हैं। कौन? अंशिका वर्मा। नेक्स्ट, 16 मई 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस राज्य में स्थित स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में कैंपस कॉलिंग नामक एक नई पहल की शुरुआत की? कैंपस कॉलिंग मेरठ में। उत्तर प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ की जा रही है? गोरखपुर में। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की बात करें तो कहाँ किया जा रहा है? गोरखपुर में। कहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया है? लखनऊ में। राज मिश्रा को ब्रिटेन के बेलिंग बोरो शहर का नया मेयर चुना गया। किसको? राज मिश्रा को। कहाँ के? ब्रिटेन के बोलिंग बोरो शहर का। इनका संबंध यूपी के मिर्जापुर से है। कौन है? राज मिश्रा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लखनऊ में किया जा रहा है। भारत सरकार ने कहाँ 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी है? जेवर में। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप के डिजाइन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? नोएडा में किया है। उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद योजना में विभिन्न जिलों के नए कितने उत्पादों को शामिल किया है? 12। और टोटल यूपी में कितने हो गए? 74। मई 2025 तक 9 से 11 मई 2025 तक आयोजित साउथ एशियन आर्म बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले हिमांशु सिंह का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? संत कबीर नगर, गांव रसूलपुर। क्लियर। तो किस संगठन के साथ यूपी ने मिल करके यूपी एग्रीज उत्तर प्रदेश कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र और AI प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है? तो विश्व बैंक के तहत। अब यूपी में GI टैग की बात करें तो 26 जुलाई 2025 तक कितने हो गई हैं? ये आंकड़ों के अनुसार 77 हो गई हैं 26 जुलाई तक का। नेक्स्ट क्या है कि वित्तीय 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए किस राज्य ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? किसमें? बिहार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना के क्रियान्वयन में बिहार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 15वें तालिका में बिहार किस स्थान पर रहा? 15वें स्थान पर रहा। 15 स्थान पर। नेक्स्ट देखते हैं, 2025 अप्रैल में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में कमला सुशीला प्रसाद विशेषर को चुना गया है। त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में कमला सुशीला प्रसाद विशेषर को चुना गया। वो बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? भेलूपुर गांव, बक्सर जिला। भेलूपुर बक्सर जिला से संबंधित है। किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदिशक्ति अभियान की शुरुआत की? तो महाराष्ट्र ने की है। नेक्स्ट, 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से भारत के 18 राज्यों और यूटीज के 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो देशनोक, बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर के देशनोक से भारत के 18 राज्य और यूटीज के 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया, यानी 18 और 103 केंद्र शासित प्रदेशों के अमृत स्टेशनों को। नेक्स्ट चलते हैं, मिसेज राजस्थान ग्रैंड फिनाले 2025 में जीत किसने दर्ज की है? मिसेज राजस्थान ग्रैंड फिनाले में नंदिनी गुप्ता, कोटा राजस्थान की। नेक्स्ट,
हाल ही में आय प्रगति और तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? आय प्रगति, तेरा तुझको अर्पण गुजरात ने। किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग ट्रायल को मंजूरी दी है? नई दिल्ली। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 मई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री, तो हेमंत बिश्वा शर्मा कहाँ के हैं? असम के हैं। इन्होंने अंकिता नामक भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा असमिया में समाचार प्रस्तुत करने वाली AI आधारित वर्चुअल न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया है। नेक्स्ट चलते हैं। 103 अमृत भारत स्टेशन देश भर में उद्घाटित, जो कि ऑलरेडी आपने अभी ऊपर के उसमें एक लाइन में पढ़ लिया है। अब इसको चलिए डिटेल में पढ़ते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या है। 103 अमृत भारत स्टेशन देश भर में उद्घाटित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के देशनोक से देश के 18 राज्यों और यूटीज के 86 जिलों में 103 पुनर्विकसित अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया। लागत कितनी आई बस एक बार देख लीजिए, वैसे पूछा नहीं जाता ये सब। 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत है। इसमें देखें तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का प्रस्ताव है। 1300 से प्लस अधिक है। लगभग 500 स्टेशनों का कार्य 2027 तक पूरा किए जाने का, मतलब 1300 से अधिक किया जाएगा पुनर्विकास, और 500 का जो लक्ष्य रखा गया 2027 तक ये पूरा किया जाएगा। आगे चलते हैं। इस योजना की शुरुआत की बात करें, अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत 2022 में हुई थी, जिसका उद्देश्य देश भर के रेलवे स्टेशनों का चरणबद्ध रूप से आधुनिकीकरण करना, उन्हें सिटी सेंटर के रूप में विकसित करना है। 2022। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, इंपॉर्टेंट है। 14 मई 2025, पहले तो डेट याद रखना है, कब क्या कैसे सारा डेट याद रखना है। इसमें नहीं कुछ है आपको देखना है। आ जाते हैं यहाँ पे जो मेन है। ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि जो है 22 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी अटैक हुआ, जिसमें 26 नागरिकों को मार दिया गया। फिर इसी आतंकी हमले के जवाब में 7 से 10 मई 2025 के मध्य पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी शिविरों पर सटीक हवाई और मिसाइल हमले किए गए। 22 अप्रैल को उन लोगों ने अटैक किया और 7 से 10 मई ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत। क्लियर। नौसेना ने अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना को तटीय क्षेत्र तक सीमित रखा और कराची पोर्ट को निशाना बनाने की तत्परता दिखाई। इस ऑपरेशन में वायुसेना, थल सेना, नौसेना की संयुक्त रणनीति रही। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से सब कुछ है। आगे चलते हैं। भारत ने ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। 6 पाकिस्तानी सैन्य एयरबेस और UAV कमांड हब्स को निशाना बनाया, आतंकी ढांचे को ध्वस्त किया। कम से कम 3 लड़ाकू विमान ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना के नष्ट किए हुए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बदलाव कर सीमित लेकिन निर्णायक सैन्य प्रक्रिया को नई रेड लाइन स्थापित की। दिल्ली, केरल और तमिलनाडु में जन्म दर राष्ट्रीय औसत से दोगुनी गति से गिरावट दर्ज की गई। कहाँ? दिल्ली में, केरल में, तमिलनाडु में। दिल्ली, केरल, तमिलनाडु। 13 मई 2025 को भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी रिपोर्ट 2021 के अनुसार दिल्ली, केरल, तमिलनाडु में वार्षिक अशोधित जन्म दर क्रूड बर्थ रेट में गिरावट राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी गति से रही है। 2021-22 में भारत की जो कच्ची जन्म दर है वो 19.3 प्रति 1000 जनसंख्या रही है, यानी 19.3 प्रति 1000 जनसंख्या रही, जो 2016 से 21 के मध्य हर साल जो है 1.12% की दर से घटी है। सबसे तेज गिरावट तमिलनाडु में, फिर दिल्ली में, फिर केरल में। सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है तमिलनाडु में, फिर दिल्ली में, फिर केरल में। सबसे धीमी गिरावट जहां दर्ज हो रही है वो है राजस्थान और बिहार। तेज गिरावट पूछे तो तमिलनाडु, दिल्ली, केरल। धीमी गिरावट पूछे तो राजस्थान और बिहार। उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य रहा है जहां 2016 से 21 के दौरान जन्म दर में वृद्धि दर्ज की गई है। जहां 2016 से 21 के दौरान क्या है, जन्म दर में वृद्धि दर्ज की गई है।
और 2021 में भारत की जो कुल प्रजनन दर है वो 2.0 रही है, ध्यान रखिएगा 2.0 रही है 2021 में, जबकि बिहार की 3 है, उत्तर प्रदेश की 2.7 है, यूपी की 2.7 है, भारत की 2 है और बिहार की 3 रही है। नेक्स्ट, आगामी जनगणना में जाति गणना शामिल करने की सरकार की मंजूरी मिल गई है। 30 अप्रैल 2025, ध्यान रखिएगा 30 अप्रैल 2025 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जाति आधारित जनगणना को शामिल करने की मंजूरी दी। लगभग एक सदी बाद पहली बार होगा जब अनुसूचित जाति और जनजाति से इतर अन्य जातियों का भी राष्ट्रीय स्तर पर गणना में समावेश किया जाएगा। तो जाति गणना आधारित सर्वे होगा। 30 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा ये अनुमति दे दी गई है। ये याद रखिएगा 1931 के बाद से भारत में राष्ट्रीय जनगणना में केवल SC ST और धार्मिक जनसंख्या की आंकड़ा संकलित किया गया था। अन्य सभी जातियों की गणना को स्वतंत्रता के बाद बंद कर दिया गया था, जिसे अब क्या है, केंद्र सरकार ने सभी नागरिकों को की जाति गणना को जनगणना का हिस्सा बनाने की अनुमति दे दी है। यह गणना जनगणना अधिनियम 1948 के तहत गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्तों द्वारा संचालित की जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 5वां समुद्री मत्स्य पालन जनगणना, 5th नंबर का है, और समुद्री मत्स्य पालन जनगणना। भारत सरकार ने 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश के तटीय क्षेत्र में समुद्री मत्स्य समुदायों का व्यापक डिजिटल डेटा संग्रह करना है। लगभग 3500 तटीय गांवों को 12 लाख परिवारों को कवर किया जाएगा। 3500 तटीय गांव के 12 लाख परिवारों को कवर किया जाएगा। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। इसके लिए व्यास नामक मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा, जो वास्तविक समय में डेटा संग्रह और सत्यापन की सुविधा देगा। समुद्री मत्स्य पालन जनगणना की बात करें तो यह जनगणना भारत में हर 5 साल पर आयोजित होती है। हर 5 साल पर ये होगी। इसका उद्देश्य प्रत्येक समुद्री मछुआरा परिवार गांव मत्स्य नौकाएं उपकरण इनका दस्तावेजीकरण करना है। आयुष्मान वय वंदना योजना। 28 अप्रैल 2025 को दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों यानी कि 70 वर्ष हो, वरिष्ठ नागरिक यानी 70 वर्ष या उससे प्लस के लिए व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरुआत की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को शुरुआत की गई थी, ये क्योंकि उसी का हिस्सा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट की गई थी। योजना के तहत पात्र जो वरिष्ठ नागरिक होंगे उनको प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क चिकित्सा उपचार मिलेगा। कितने का? 10 लाख रुपए तक का हर साल इनको निःशुल्क चिकित्सा उपचार मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपए का कवरेज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से और 5 लाख अतिरिक्त कवरेज दिल्ली सरकार देगी। लेकिन दिल्ली सरकार कब देगी, इसकी भी कंडीशन है। लाभार्थी को दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसकी आयु 70 वर्ष या उससे अधिक हो, पंजीकरण के लिए वैध आधार कार्ड हो। योजना के तहत लाभार्थियों को पूरे भारत में सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। सभी डायग्नोस्टिक टेस्ट और हेल्थ चेकअप निःशुल्क होंगे। लाभार्थी को व्यक्तिगत स्वास्थ्य कार्ड भी मिलेगा। जो वरिष्ठ नागरिक पहले से अन्य स्वास्थ्य योजनाओं में पंजीकृत है तो उन्हें ये या तो मौजूदा योजना जारी रखो या आयुष्मान वय वंदना योजना में शामिल होने का विकल्प चुनना होगा। दोनों में नहीं हो सकते, किसी एक में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है 23 सितंबर 2018, जो प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेगी। यह योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी और इसे दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना माना जाता है। 143 आर्टिकल, जो कि आपका पॉलिटी का टर्म है, तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 के तहत 14 महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह दी। 143 में क्या है? सलाह लेने की शक्ति है। तो 14 महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह अर्थात प्रेसिडेंशियल रेफरेंस या राष्ट्रपति संदर्भ मांगी, इसमें यह कदम हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के बाद आया जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर कार्यवाही के लिए समय सीमा निर्धारित की गई और ऐसे निर्णय को न्यायिक समीक्षा के अधीन माना गया था। ये है क्या?
प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है क्या? आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह किसी भी सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य से जुड़े प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। यह सलाह बाध्यकारी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, बाध्यकारी नहीं होती है, लेकिन इसका कानूनी और नैतिक महत्व होता है। आमतौर पर कार्यपालिका और न्यायपालिका इसका क्या करती हैं? पालन करती हैं। यह प्रश्न, यदि प्रश्न अस्पष्ट है, काल्पनिक है, न्यायिक अधिकार क्षेत्र से बाहर लगे तो उत्तर देने से इनकार भी वो कर सकता है। राष्ट्रपति यह शक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर इस्तेमाल करती है। राष्ट्रपति जो है 143 का जो उसको अधिकार दिया गया है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर इस्तेमाल करती है। 145 का क्लॉज 3 के अनुसार ऐसे संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट की कम से कम 5 न्यायाधीश की पीठ सुनवाई करती है। आर्टिकल 143 की व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है, 1935 से ली गई है, जिसमें गवर्नर जनरल को फेडरल कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार था। अब तक लगभग 15 बार राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है, जिसमें दिल्ली लॉज एक्ट केस 1951, केरल एजुकेशन बिल 1958, बेरूबारी 1960, तीसरे जजों का मामला 1998, ये सब है। सुप्रीम कोर्ट की सलाह का कोई न्यायिक मिसाल के रूप में महत्व नहीं होता, लेकिन इसका व्यवहारिक असर काफ़ी होता है। डिजिटल पहुंच जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो आपकी डिजिटल तक की पहुंच है वो आपका जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का क्या है? हिस्सा है। यानी आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। देखते हैं। न्यायालय के अनुसार डिजिटल पहुंच न केवल आर्टिकल 21 यानी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, बल्कि आर्टिकल 4 समानता का अधिकार, 14 आर्टिकल 14 यानी 14 समानता का अधिकार और आर्टिकल 15 भेदभाव से सुरक्षा के तहत भी संरक्षित है। यानी डिजिटल पहुंच जो है आपका कौन कौन से आर्टिकल को है महत्व देता है? 21, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15। नेक्स्ट चलते हैं। एक मिनट देख लो फिर बताती हूँ। चलिए आगे चलते हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कंपाउंडिंग एंड ऑफेंसेस नियम 2025, ये है क्या? 24 अप्रैल 2025 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियम 2025 अधिसूचित किए, जो 25 अप्रैल 2025 से प्रभावी है। इन नियमों का उद्देश्य ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 के तहत छोटे अपराधों के त्वरित निपटान के लिए एक स्पष्ट व्यवस्था करना है। ठीक है, ये नियम दवा निर्माण, आयात, बिक्री, वितरण से जुड़े छोटे अपराधों के मामलों को लंबी कानूनी प्रक्रिया के बजाय जुर्माने के माध्यम से सुलझाने की सुविधा देते हैं और यह फार्मा कंपनियों और संबंधित व्यक्ति दोनों पर लागू होता है। केंद्र सरकार लाइसेंसिंग अथॉरिटी या उससे ऊपर के अधिकारी को कंपाउंडिंग अथॉरिटी नियुक्त करेगी, जबकि राज्य सरकारें लाइसेंसिंग अथॉरिटी से नीचे के अधिकारियों को नियुक्त करती है। कंपाउंडिंग अथॉरिटी आवेदन मिलने पर रिपोर्टिंग अथॉरिटी सिर्फ रिपोर्ट मांगेगी जो 1 माह के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। स्वीकृति मिलने पर आवेदक को कितने दिनों के भीतर? 30 दिनों के भीतर कंपाउंडिंग राशि जमा करनी होगी और यदि पूर्व भुगतान नहीं किया गया, गलत जानकारी दी, तो अभियोजन से मिली छूट क्या होगी? रद्द की जा सकती है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम जो है 1940 है, यह भारत में दवाओं और सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण, बिक्री, वितरण, आयात को नियंत्रित करने वाला कानून है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट की नवीन व्याख्या क्या है ये चलिए देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। प्रोस्पेक्टिंग ओवर रूलिंग वह सिद्धांत है जिसमें कोर्ट द्वारा घोषित नया विधिक सिद्धांत केवल भविष्य के मामलों पर लागू होता है, पुरानी मामलों या पूर्ववर्ती कार्यों को यह प्रभावित नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग वह सिद्धांत है जिसमें कोर्ट द्वारा घोषित नया जो विधिक सिद्धांत होगा, कानून होगा, वो केवल भविष्य के मामलों पर लागू होगा, पुराने मामलों या पूर्ववर्ती कार्यों को प्रभावित नहीं करेगा। यह सिद्धांत भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में अपनाया था। प्रोस्पेक्टिव ओवरलैपिंग जो है ये भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में 1967 में अपनाया गया और इसका उद्देश्य कानूनी अस्थिरता, अन्याय और पुराने मामलों की पुनरावृत्ति से क्या है? बचाव है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सिद्धांत का प्रयोग नियमित रूप से नहीं होना चाहिए, बल्कि केवल उन्हीं परिस्थितियों में जब न्याय और व्यवस्था की दृष्टि से आवश्यक हो। आमतौर पर इसका प्रयोग केवल संवैधानिक मामलों में और केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कीचड़ी उत्खनन
संगम युग की शहरी सभ्यता का ऐतिहासिक प्रमाण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कीझड़ी उत्खनन के प्रमुख पुरातत्व अमरनाथ रामकृष्ण को रिपोर्ट में आवश्यक संशोधन को कर दोबारा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह रिपोर्ट तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के कीझड़ी स्थल पर प्राचीन शहरी सभ्यता के, मतलब तमिलनाडु का एक जिला है, शिवगंगा नाम है उसका, वहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है कीझड़ी, वहाँ पर प्राचीन शहरी सभ्यता के प्रमाण आधारित हैं। तो उन्हीं को ये कहा गया है कि ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है अमरनाथ रामकृष्ण ने, उनको आवश्यक संशोधन करके कहा दोबारा प्रस्तुत करिए। अब चलिए जो मिला है उसकी बात करते हैं। कीझड़ी उत्खनन स्थल जो है शिवगंगा जिले में किस नदी पर, ध्यान रखिए वैगई नदी वहीं है, तो वैगई नदी के किनारे है। कीझड़ी जो स्थल है उत्खनन स्थल शिवगंगा जिले में वैगई नदी के किनारे मदुरई से 12 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। और यह स्थल संगम युग लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व से 3री सदी ईस्वी की एक प्रमुख शहरी बस्ती का प्रमाण है। अब तक केवल 1 एकड़ में खुदाई हुई है जिसमें 4000 से अधिक पुरावशेष मिले हैं। आगे चलते हैं। कीझड़ी की खोज ने सिद्ध किया कि संगम युग में तमिलनाडु में स्वतंत्र शहरीकरण, साक्षरता, व्यापार और शिल्पकला का विकास हुआ था। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं उत्तर भारत और पश्चिमी व्यापार नेटवर्क से संपर्क का भी संकेत देती हैं। आगे चलते हैं। संगम युग की बात करें तो संगम युग संस्कृत के संघ यानी सभा समिति से आया है। संगम युग 6ठी सदी ईसा पूर्व 3री सदी ईस्वी दक्षिण भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल था। संगम साहित्य तमिल भाषा, कौन सी भाषा, तमिल भाषा का सबसे प्राचीन इतिहास साहित्य है, जिसमें तोलकाप्पियम जो है ये आपका व्याकरण है। एत्तुतोगई 8 संकलन है, इसमें पत्तु 10 इंडिल्स है, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई आदि शामिल है। कीझड़ी की खोज ने संगम युग के शहरीकरण और सांस्कृतिक समृद्धि को ऐतिहासिक रूप से क्या किया है, प्रमाणित किया है। नेक्स्ट है अगमिक मंदिर और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। एक मंदिर है जिसका नाम है अगमिक मंदिर। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये भी तमिलनाडु से ही संबंधित है। अगम की बात करें तो अगम शास्त्र वैदिक काल के बाद के ग्रंथ हैं। अगम शास्त्र वैदिक काल के बाद के ग्रंथ हैं जिनमें योग, मंत्र, मंदिर, वास्तु, मूर्ति विज्ञान, दैनिक पूजा, प्रकाश, इन सभी के नियम हैं। इसकी 3 प्रमुख श्रेणियाँ, 28 शैव अगम, 64 शक्त तंत्र, 108 वैष्णव अगम। बस इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, बस समझ लीजिए, थोड़ा बहुत दिमाग में रखिए, बाकी बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है इसको। सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है इसमें, समिति को 3 महीने में अगमिक और गैर अगमिक मंदिरों की पहचान करनी है कि कौन से अगमिक मंदिर है, कौन से गैर अगमिक है। जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं होगी अगमिक मंदिर में पुजारी नियुक्ति पर रोक रहेगी। इस मंदिरों में, अगमिक मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति नहीं होगी और गैर अगमिक मंदिरों में परंपरा के अनुसार नियुक्ति की जा सकती है। रामानाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम के रिक्त पदों को भी परंपरा अनुसार भरने की अनुमति है। इसमें क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट द्वारा गठित समिति को निर्देश दिया है कि वह तमिलनाडु में अगले 3 महीनों तक सभी अगमिक मंदिरों की पहचान करें, इसलिए ये चर्चा में है। इसमें क्या है, 1971 में तमिलनाडु सरकार ने पुजारी पद की वंशानुगत व्यवस्था समाप्त कर दी थी। 2006 में सभी योग्य व्यक्तियों के लिए पुजारी बनने का मार्ग प्रशस्त किया। पहले वंशानुगत व्यवस्था थी, अब ये हुआ कि जो योग्य होगा उसी को पुजारी बनना है, ये रूल लाया गया 2006 में। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अगमिक परंपरा की रक्षा के साथ साथ संविधान के आर्टिकल 15 अविभेद और 51A गरिमा का समर्थन किया। इससे पहले भी न्यायालय ने गैर ब्राह्मण और महिला पुजारियों की नियुक्ति को वैध माना है। गैर ब्राह्मण नहीं और महिला पुजारी नहीं हो सकती हैं। अगमिक मंदिर वे मंदिर हैं जो तमिल और संस्कृत में रचित प्राचीन अगम शास्त्रों के अनुसार निर्मित और संचालित होते हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला, मूर्ति स्थापना, पूजा विधि, पुजारी चयन आदि के लिए क्या होते हैं, विस्तृत नियम होते हैं। अब हम लोग आर्थिकी वाला सेक्टर देखेंगे। 22 मई 2025 को टेलीकॉम विभाग ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर नामक बहुआयामी विश्लेषणात्मक उपकरण क्या किया है, लॉन्च किया है। यह उपकरण टेलीकॉम विभाग के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के तहत विकसित किया है और यह जो है मोबाइल नंबरों को उनके वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल होने की संभावना के आधार पर 3 श्रेणियों, मध्यम, उच्च और बहुत उच्च श्रेणी में वर्गीकृत करता है। नेक्स्ट देखते हैं, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में निवल FDI में 96% की गिरावट दर्ज की गई है। भारत में निवल FDI में 96% की गिरावट दर्ज की गई है। 22 मई 2025 को RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में भारत में निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नेट FDI
नेट FDI में 96% गिरकर केवल $353 मिलियन रह गया है। 96% गिर करके केवल $353 मिलियन रह गया है, जबकि पिछले वर्ष ये कितना था, 10.1 बिलियन डॉलर था। आगे चलते हैं। क्षेत्रीय ब्यूरो देखें तो FDI प्रभाव में विनिर्माण क्षेत्र अग्रणी रहा। विनिर्माण क्षेत्र सेकेंडरी, सिंगापुर टॉप पर है, मॉरिशस सेकंड है, अमेरिका थर्ड है। सिंगापुर, मॉरिशस एंड अमेरिका क्रमशः है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत 6G पेटेंट फाइलिंग में शीर्ष 6 देशों में शामिल हो गया है। 13 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री ने भारत 6G 2025 सम्मेलन में बताया कि भारत अब वैश्विक स्तर पर 6G पेटेंट फाइलिंग में शीर्ष 6 देशों में शामिल हो गया है। भारत सरकार ने 6G तकनीकी को अनुसंधान के लिए 111 से अधिक परियोजनाओं को 300 करोड़ रुपए की राशि में व्यक्त की। 6G की बात करें तो 6G टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग करेगा, जिससे डेटा गति 1 टेराबिट प्रति सेकंड तक 5G से 100 गुना तेज संभव है। 6G तकनीकी के लिए 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था में अनुमानित 1 ट्रिलियन का योगदान हो सकता है। भारत 6G मिशन की बात करें तो इस मिशन के तहत 2030 तक देश को वैश्विक 6G नेता बनाने का लक्ष्य है, जिसमें 6G अलायंस, वैश्विक साझेदारियां, जापान, सिंगापुर, फिनलैंड और टेराहर्ट्ज संचार AI नेटिव नेटवर्क में नवाचार शामिल है। अमेरिका चीन अस्थायी व्यापार समझौता भारत के लिए अवसर और चुनौतियां। ये क्या है कि 12 मई 2025 को अमेरिका और चीन ने जिनेवा में वार्ता की और उसके बाद एक अस्थायी व्यापार समझौते की घोषणा की गई, जिसमें दोनों देश एक दूसरे पर लगाए गए टैरिफ में 115% अंकों की कटौती की। अमेरिका ने चीनी वस्तुओं पर टैरिफ 145 से घटाकर 30% और चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ 125% से घटाकर 10% कर दिया है, जो कि यह व्यवस्था 90 दिनों तक लागू रहेगी। आगे चलते हैं, ये देख लेते हैं पॉइंट। 2024-25 में भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष 41.18 अरब डॉलर रहा, जबकि चीन के साथ व्यापार घाटा 99.2 अरब डॉलर रहा। भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष 41.18 अरब डॉलर, जबकि चीन के साथ 99.2 अरब डॉलर तक रहा। अमेरिका के कुल निर्यात में 18% और चीन 4% का हिस्सा रखता है, जबकि चीन से आयात 15% है। नेक्स्ट चलते हैं। स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए सरकारी मंजूरी मिल गई है। किसको? स्टारलिंक को। एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी है स्टारलिंक, उसको भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए 3 साल के लिए मंजूरी दे दी है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए मंजूरी दे दी है। और स्टारलिंक को दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी 29 कड़े शर्तों को स्वीकारने के बाद लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया। अंतिम लाइसेंस कंपनी को सभी शर्तें पूरी करने के बाद मिलेगा। सेवा प्रदाताओं को डेटा भारत में ही रखना होगा। शर्तें क्या हैं कि एक तो जो आप सर्विस जो प्रोवाइडर होंगे उनको डेटा भारत में ही रखना होगा। किसी भी यूज़र ट्रैफिक को भारत के बाहर के गेटवे से रूट नहीं किया जा सकेगा। 20% ग्राउंड सेगमेंट का स्वदेशीकरण 5 वर्षों में करना अनिवार्य होगा और नाविक आधारित पोजिशनिंग सिस्टम का उपयोग करना होगा। ये सारे कुछ उनके सेवा शर्तें थी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। स्पेशल 301 रिपोर्ट, भारत फिर प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल है। एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है स्पेशल 301, जिसमें भारत को फिर से प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया गया। और ये जो है 30 अप्रैल 2025 को भारत की US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रिपोर्ट में भारत को एक बार फिर प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रख दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा और प्रवर्तन के मामले में अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। रिपोर्ट का भारत की फार्मा टेक्नोलॉजी और सौर ऊर्जा क्षेत्रों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। अमेरिकी कंपनियां भारतीय IPR कानूनों को लेकर चिंतित हैं, जिससे भारत की व्यापार नीति और निवेश माहौल प्रभावित हो सकता है। भारतीय पेटेंट अधिनियम की कुछ धाराओं, विशेषकर 3D की अस्पष्टता, ये सारी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं, कुछ खास नहीं है। देख लेते हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए नई पहल स्टार्ट की गई। 29 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। इस मिशन का उद्देश्य भारत की GDP में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्तमान 16 से 17% क्या करना है, बढ़ाना है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की बात करें तो इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025 में की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धी विनिर्माण वातावरण तैयार करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को क्या करना है, बेहतर बनाना है।
आगे चलते हैं। मिशन के तहत विनिर्माण मिशन के तहत 5 मुख्य फोकस एरिया हैं। क्या क्या? व्यवसाय प्रक्रिया को सरल बनाना है, भविष्य के लिए कार्यबल तैयार करना है, एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करना है, उन्नत तकनीक तक पहुंच दिलाना है, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों पर क्या करना है? बल देना है। एमएसएमई और कौशल विकास जो है, इसके लिए जो फोकस प्रोडक्ट स्कीम जैसी योजनाएं लाई जाएंगी, जिससे उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ेगी। एमएसएमई जो है ये देश की जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देता है और 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है। एमएसएमई एक्ट 2006 के तहत इस क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025, जिसमें वैश्विक असमानता और आर्थिक असुरक्षा में वृद्धि दर्ज की गई है। ये जो रिपोर्ट आई 26 अप्रैल को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि वैश्विक स्तर पर 60% लोग अपनी नौकरी खोने का डर महसूस कर रहे हैं। आय असमानता भी बढ़ रही है, जिससे सामाजिक एकता और विश्वास प्रभावित हो रहे हैं। रिपोर्ट ने टिकाऊ विकास के लिए 3 सिद्धांत समानता, आर्थिक सुरक्षा और एकजुटता पर आधारित नीतिगत रूपरेखा अपनाने की सिफारिश की है। मौजूदा नीतियां और संस्थान बदलती सामाजिक चुनौतियों के लिए अपर्याप्त हैं। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो है, इसका आयोजन 9 से 13 जून 2025 तक फ्रांस के नीस शहर में किया गया। कहाँ पर किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन फ्रांस के नीस शहर में किया गया है और फ्रांस और कोस्टा रिका की सहमेजबानी में हुआ है और ये जो है यूएन महासागर सम्मेलन की श्रृंखला में तीसरा है। थीम क्या है? महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी पक्षों को सक्रिय करना और कार्यवाही तेज करना। इसका उद्देश्य महासागरों, समुद्रों, समुद्री संसाधनों के संरक्षण व सतत उपयोग के लिए SDG 14 के क्रियान्वयन को समर्थन देना और त्वरित कार्यवाही करना है। ये बात करें कि बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन समझौता BBNJ समझौता जो है, यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य हाई सीज में जैव विविधता की रक्षा और लाभों का न्याय संगत बंटवारा सुनिश्चित करना है। भारत ने हाल ही में इस पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिससे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय क्या करेगा? इसको लागू करेगा। भारत कनाडा संबंध सुधारने की पहल। कनाडा की नई विदेश मंत्री कौन है? अनीता आनंद है। उनके साथ बस इतना ध्यान रखिए, बाकी इसमें क्या ही पूछेगा, कुछ ऐसा फैक्ट है नहीं। आगे चलते हैं। भारत द्वारा यूके मॉरिशस चागोस संधि का स्वागत किया गया है। यूके चागोस संधि किसके बीच? यूके, ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच। तो इसमें क्या किया गया? 22 मई 2025 को भारत ने यूके और मॉरिशस के बीच जो चागोस द्वीप समूह है, जिसमें डियागो गार्सिया भी शामिल है, पर मॉरिशस की संप्रभुता लौटाने संबंधी संधि का स्वागत किया है। अब संधि का उद्देश्य क्या है? ब्रिटेन ने मॉरिशस के चागोस द्वीप समूह को संप्रभुता सौंपने के लिए समझौता किया। डियागो गार्सिया द्वीप पर यूके US सैन्य अड्डे के संचालन के लिए कितने वर्ष की? 99 वर्ष की लीज पर अधिकार बनाए रखेगा। ब्रिटेन अगले 99 वर्षों तक डियागो गार्सिया के सैन्य अड्डे के लिए 101 यूरो मिलियन प्रतिवर्ष मॉरिशस को भुगतान करेगा। ठीक है, तो ये भुगतान करेगा, इसको छोड़ो, बस ये ध्यान रखो कि कितने वर्ष के लिए? 99 वर्ष के लिए लीज पर रखा है। भारत ने हमेशा मॉरिशस की वैध संप्रभुता के दावे का समर्थन किया है और इस संधि को अंतर्राष्ट्रीय कानून नियम आधारित व्यवस्था की जीत बताया है। यह संधि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, स्थिरता और शांति के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चागोस द्वीप समूह 1814 से ब्रिटेन के अधीन था। 1965 में मॉरिशस से अलग किया गया। 1970 के दशक में डियागो गार्सिया पर सैन्य अड्डा स्थापित करने के लिए 1500 निवासियों को यहाँ से क्या विस्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्या है? संयुक्त राष्ट्र में ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स के नियमन पर चर्चा की गई है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में देशों में विभिन्न घातक 12 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में घातक स्वायत्त हथियार प्रणाली के नियमन को लेकर विभिन्न देशों के मध्य बैठक आयोजित की गई, जिसमें AI आधारित सैन्य तकनीकों के बढ़ते उपयोग के कारण जो नैतिक मानवाधिकार कानूनी चिंता है, उस पर क्या की गई? चिंता की गई। तो कहाँ पर ये की गई है? संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में इस पर हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पहलगाम हमले के साक्ष्य प्रस्तुत किए। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था 22 अप्रैल 2025 को वहाँ पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF की संलिप्तता के इसमें साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, बताया है इसमें।
टीआरएफ की भूमिका जो है ये पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा का फ्रंट संगठन है जिसमें पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी थी। भारत ने जो टीआरएफ है उसको 1267 समिति के तहत वैश्विक आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की है। 1267 समिति का कार्य है कि आतंकवादी संगठन और व्यक्तियों पर वित्तीय परिसंपत्तियों की जब्ती, यात्रा प्रतिबंध, हथियार आपूर्ति रोकने जैसे प्रतिबंध को क्या करती है, लागू करती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या, इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क। 9 मई 2025 को क्वाड देश जो हैं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने हवाई के क्या है स्थित है, हवाई के होनोलुलु, लिखना कुछ और चाहो लिखा कुछ और जाता है। हवाई के होनोलुलु स्थित एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज़ में इंडिया पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क के शुभारंभ के लिए टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की गई है। ये जो इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क है बहुपक्षीय पहल है। उद्देश्य इसका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नागरिक नेतृत्व वाली आपदा प्रतिक्रिया के लिए साझा लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क क्या है, विकसित करना। बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं, आगे चलते हैं। हाँ, क्वाड वाला आप देख लीजिए कि एक अनौपचारिक रणनीतिक समूह है। ये कई बार आपको मिलेगा, जुलाई की मैगजीन में मिलेगा, जुलाई नहीं सितंबर की मैगजीन में मिलेगा, जुलाई तो डिस्कस कर ही रहे हैं। तो यह एक अनौपचारिक रणनीतिक समूह है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, 4 हैं। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। स्थापना 2004 की हिंद महासागर सुनामी के बाद मानवीय सहयोग के लिए हुई थी। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था और आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देना है। भारत ने मध्य अरब सागर में समुद्री दावा बढ़ाया, ये भी चलिए देख लेते हैं। 28 अप्रैल 2025 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष अपने समुद्री दावे में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि करते हुए मध्य अरब सागर में अपने विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ का दावा प्रस्तुत किया। कितना, 10,000 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। यह पाकिस्तान के साथ समुद्री सीमा विवाद को टालने और भारत के समुद्री अधिकारों को मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। भारत ने अपने ईसीएस दावे में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर नया क्षेत्र जोड़ा है जिसमें विवादित सर क्रीक क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है जिससे पाकिस्तान की आपत्तियों से बचा जा सके। ये जो ईसीएस है यानी विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ है, इसके तहत देश को अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के 200 समुद्री मील से आगे के समुद्री तल का दावा कर सकते हैं, बशर्ते वे वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत करें। संयुक्त राष्ट्र के CLCS कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ के समक्ष ये प्रस्तुत किया जाता है। भारत ने पहली बार 2009 में ECS दावा किया था जिसमें बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर के क्षेत्र शामिल थे। अगर EEZ की बात करें, विशेष आर्थिक क्षेत्र, यह तट रेखा से 200 समुद्री मील तक फैला समुद्री क्षेत्र होता है जिसमें संबंधित देश को मत्स्य खनन, तेल, अन्य संसाधनों के अन्वेषण और दोहन के विशेष अधिकार होते हैं। अनक्लॉस के अनुच्छेद 76 के तहत EEZ से आगे ECS के दावे के लिए वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ CLCS के साथ समक्ष प्रस्तुति अनिवार्य है। चोलिस्तान नहर परियोजना और भारत पाक जल तनाव। 25 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान सरकार ने चोलिस्तान नहर किसका है, पाकिस्तान का है, इस परियोजना को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जिसके कारण भारत के साथ बढ़ता तनाव, आंतरिक विरोध और सिंध प्रांत की तीव्र आपत्तियां हैं। चोलिस्तान नहर परियोजना जो है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का हिस्सा है जिसमें 6 नई नहरें बनाकर दक्षिण पंजाब में 12 लाख एकड़ बंजर भूमि को सिंचित कर कृषि योग्य बनाना था। विरोध या विवाद, सिंध प्रांत ने 1991 के जल बंटवारे समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। सिंध विधानसभा ने 13 मार्च 2025 के विरोध में प्रस्ताव पारित किया। ये सारी चीज़ें हैं। भारत पाक जल विवाद क्या है ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद पाकिस्तान ने परियोजना ये रोकी है और ये अभी आगे और आएगा, ये हम लोग देखेंगे। देश का 95% पानी सिंधु नदी प्रणाली से आता है। सार्क वीजा छूट योजना पाकिस्तान के लिए भारत द्वारा निलंबन। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी 22 अप्रैल 2025 को जब हुई तो इसके बाद पाकिस्तान के नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना को तत्काल प्रभाव से भारत ने क्या कर दिया, निलंबित कर दिया। इसकी जो शुरुआत है 1992 में चौथे सार्क शिखर सम्मेलन 1988 इस्लामाबाद के निर्णय के आधार पर हुई थी। इसका उद्देश्य जो सार्क देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान के बीच क्षेत्रीय सहयोग और लोगों के संपर्क को बढ़ाना था। योजना के तहत 24 विशिष्ट श्रेणियों को विशेष वीजा स्टिकर जारी किया जाता है जिससे वे 1 वर्ष तक सार्क देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। निलंबन का कारण आपको पता है, बता चुकी हूँ। सार्क की बात करें तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है और ये जो है कोई बाध्यकारी संधि नहीं है बल्कि सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और द्विपक्षीय सद्भाव पर आधारित एक सुविधा है। विश्व सामाजिक रिपोर्ट एक बार फिर डिस्कशन करेंगे। 24 अप्रैल 2025 को ये जारी किया गया है। इसमें देखा जाए तो एक मिनट, वही चीज़ बार बार आ रही है इसलिए नहीं, बस इतना ध्यान रखिए किसके द्वारा ये जारी की गई है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा ये जारी की जाती है। इसमें अभी आगे और मिलेगा तब वहाँ डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं।
भारत और WTO के मध्य समझौते। 24 मई 2025 को आयुष मंत्रालय और WHO के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के वैश्विक स्थिति को सशक्त बनाना है। इसमें क्या है, ICHI और WHO के रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ICD-11 का पूरक है जो उपचारों और स्वास्थ्य हस्तक्षेप का क्या करता है, दस्तावेजीकरण करता है। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। द्वितीय लेसेंट कमीशन रिपोर्ट, ये क्या है, 78 नंबर की जो WHO में किशोर स्वास्थ्य और कल्याण पर द्वितीय लेसेंट आयोग की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें किशोर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अधिक निवेश और सक्षम कानूनों की आवश्यकता को क्या किया गया, रेखांकित किया गया है। देखा जाए तो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 24% किशोर 10 से 24 वर्ष के बीच है। 24 जो है वो 10 से 24 वर्ष के बीच है, 24%। 2030 तक 1 अरब किशोर मल्टी बर्डन देशों में रहेंगे जहां जटिल स्वास्थ्य चुनौतियां होंगी। 2030 तक 464 मिलियन किशोर अधिक वजन मोटापे से ग्रस्त होंगे। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं रिपोर्ट में। 2016 से 21 के दौरान कुल स्वास्थ्य विकास सहायता केवल 2.4% किशोर स्वास्थ्य पर व्यय हुआ है, जबकि किशोर विश्व की कितनी है, 25.2% है। यह व्यवस्था स्वास्थ्य नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी पहली रिपोर्ट 2016 में प्रकाशित हुई थी, जिसने किशोर स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप, ये भी इम्पोर्टेंट है, डिज़ाइन सेंटर स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है, देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नोएडा और बेंगलुरु में रिसर्च इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के 2 अत्याधुनिक डिज़ाइन सेंटरों का उद्घाटन किया। भारत के पहले ऐसे केंद्र हैं जहां अत्याधुनिक 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन का कार्य होगा। ठीक है, और नोएडा, कहाँ पर, नोएडा और बेंगलुरु में ये केंद्र भारत के पहले ऐसे डिज़ाइन सेंटर हैं जहां 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन पर कार्य होगा। 3 नैनोमीटर चिप यह डिज़ाइन वर्तमान में विश्व की सबसे उन्नत सेमीकंडक्टर तकनीक है, जिसमें अधिक ट्रांजिस्टर, कम ऊर्जा खपत और उच्च प्रदर्शन संभव है। यह तकनीक केवल कुछ ही वैश्विक कंपनियों के पास है। भारत का निसार मिशन देखें। भारत ने जून 2025 में प्रस्तावित नासा इसरो की सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट के प्रक्षेपण की तैयारी तेज कर दी है, जिसे GSLV GSLV सेकेंड रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह सैटेलाइट पृथ्वी पर वनों की कटाई और प्राकृतिक आपदाओं सहित महत्वपूर्ण परिवर्तनों की निगरानी करेगा। और ये जो GSLV सेकेंड है, यह इसरो द्वारा विकसित चौथी पीढ़ी का है। ये चौथी पीढ़ी का है लॉन्च व्हीकल है, जिसकी ऊंचाई 50.9 मीटर है और इसमें 3 चरण होते हैं। तीसरा चरण क्रायोजेनिक तकनीकी पर आधारित होगा, जो पारंपरिक इंजन की तुलना में अधिक तेज, अधिक जीतनेज और दक्षता देता है। क्रायोजेनिक तकनीक GSLV-M के दूसरे का तीसरा चरण तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग करता है, जो लगभग 720 सेकंड तक जलता है। यह तकनीक भारत की स्वदेशी रॉकेट टेक्नोलॉजी पर आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। GS2 चरण टपो इंजन द्वारा संचालित होता है, जिसमें UDMH और N2O4 का उपयोग करता है। ये मैं भेज दूंगी, देख लीजिएगा, या फिर ऐसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा इंपॉर्टेंट है। निसार सैटेलाइट 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में कार्य करेगा। इसमें यल बैंड, ये जानते हैं, अभी आपको सितंबर की मैगजीन में भी ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ मैं डिस्कस करूँगी, तब वहाँ पर फाइनल हो जाएगा ये चीज़। चलिए आगे चलते हैं। इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मध्य सहयोग। 7 मई 2025 को इसरो ने और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने नई दिल्ली में ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए संयुक्त आशय वक्तव्य पर हस्ताक्षर किया है। देख लेते हैं इसमें। यह समझौता लो अर्थ ऑर्बिट में मानव अंतरिक्ष अन्वेषण और भविष्य में चंद्रमा पर संभावित मिशन के लिए सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। भारत द्वारा प्रस्तावित भारतीय अंतरिक्ष मिशन के निर्माण में जो ESA है, वो सहयोग पर गंभीरता से विचार कर रही है। BAS जो है, यानी कि जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पहला का प्रक्षेपण 2028 में और पूर्ण स्टेशन का निर्माण 2035 तक प्रस्तावित है। एक्सियोम 4 मिशन में माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान। इसरो ने एक्सियोम 4 मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे जाने वाले 7 माइक्रोग्रेविटी प्रयोगों का चयन किया। कितने? 7। इस मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला शामिल होंगे। मिशन का प्रक्षेपण जून 2025 में प्रस्तावित है। माइक्रोग्रेविटी की बात करें तो यह वह स्थिति है जिसमें वस्तुएं पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का केवल 1 मिलियनवां हिस्सा अनुभव करती हैं, जिसमें अंतरिक्ष में भारहीनता जैसी स्थिति बनती है। एक्सियोम मिशन के लिए इसरो ने 7 प्रमुख प्रयोग चुने हैं।
तो जैसे खाद्य माइक्रो एल्गी पर माइक्रोग्रेविटी है, विकिरण है। अंतरिक्ष में सलाद बीजों का अंकुरण है। विभिन्न नाइट्रोजन स्रोतों के साथ साइनोबैक्टीरिया की वृद्धि है। यूटार्डिग्रेड की जीवितता है। माइक्रोग्रेविटी में मानो डिस्प्ले इंट्रैक्शन है। मांसपेशी पुनर्जीवन पर मेटाबॉलिक सप्लीमेंट्स का प्रभाव है। खाद्य फसल बीजों की वृद्धि है। अंतरिक्ष मिशन में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ISS पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित अंतरिक्ष प्रयोगशाला है, जिसमें 15 देशों की भागीदारी है। ISS की स्थापना 1998 में हुई थी। यह पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट, M4 कार्बन असॉल्ट राइफल। कश्मीर में आतंकियों द्वारा अमेरिकी M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल के इस्तेमाल की घटनाओं में वृद्धि की पुष्टि की गई है। M4 कार्बाइन एक अत्याधुनिक, हल्की और बहुउद्देशीय असॉल्ट राइफल है, जिसमें अमेरिकी सेना और नाटो बलों द्वारा व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया है। आगे चलते हैं। M4 कार्बाइन एक हल्की गैस चालित असॉल्ट राइफल है जो 700 से 950 राउंड प्रति मिनट फायर कर सकती है। प्रभावी रेंज 500 से 600 मीटर और अधिकतम रेंज जो है 3600 मीटर है। आगे चलते हैं। खीरा मोजेक वायरस के लिए RNA आधारित वायरल एजेंट है। 29 अप्रैल 2025 को जर्मनी के वैज्ञानिकों ने RNA साइलेंसिंग तकनीक का उपयोग करते हुए खीरा मोजैक वायरस के खिलाफ एक नवीन RNA आधारित एंटीवायरल एजेंट विकसित किया है, जो फसलों को होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। यह प्लांट वायरस 1200 से अधिक पादप प्रजातियों, खीरा, केला, अनाज आदि को प्रभावित करता है। एफिड्स द्वारा फैलने वाले इस वायरस से भारत में केले की फसल में 25 से 30% तक की उत्पादन हानि होती है। ये जो हिक्स है, होस्ट इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग है। पौधों को आनुवंशिक रूप से संशोधित कर वायरस विशिष्ट के RNA उत्पन्न करना। यह दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन नियामक चुनौतियों, उच्च लागत के कारण सीमित उपयोग है। 6 क्या है? स्प्रे इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग, पौधों पर RNA स्प्रे का छिड़काव करना। खीरा मोजैक रोग क्या है? यह दुनिया के सबसे विनाशकारी पादप वायरसों में से एक है, जो 190 देशों से अधिक इससे अधिक देशों में 1200 से अधिक पादप प्रजातियों को संक्रमित करता है। RNA साइलेंसिंग पौधों की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है, जो वायरल RNA को नष्ट करने के लिए siRNA का उपयोग करती है। भारत फोरकास्ट सिस्टम BFS 26 मई 2025 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत फोरकास्ट सिस्टम लॉन्च किया, जिसे पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान की 5 महिला वैज्ञानिक टीमों ने स्वदेशी रूप से विकसित किया। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जो भारत फोरकास्ट सिस्टम है, ये पुणे के IITM द्वारा पूरी तरह से भारतीय महिला वैज्ञानिकों की टीम ने तैयार किया है इसको। और ये जो है दुनिया की सबसे उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है, जो 6 किलोमीटर के रिजोल्यूशन पर मौसम और वर्षा पूर्वानुमान देने में सक्षम है। इसका उद्देश्य स्थानीय तक सटीक मौसम और वर्षा पूर्वानुमान, विशेषकर चरम वर्षा पूर्वानुमान की जानकारी उपलब्ध कराना है। अगर बात करें, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत है, मानसून, जलवायु परिवर्तन और मौसम मॉडलिंग में अग्रणी भूमिका निभाता है। यह भारत में मौसम पूर्वानुमान, चेतावनी, जलवायु सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। भारत के इतिहास में सबसे गर्म वर्ष 2024 को दर्ज किया गया है। IMD के द्वारा ये दर्ज किया गया है। आगे चलते हैं। वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025 की बात कर ले। 29 अप्रैल को ये जारी की गई है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने ग्लोबल विंड रिपोर्ट जारी की, जिसमें 2024 में पवन ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। कुल 117 गीगावाट नई पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई। 117 नई जोड़ी गई, जिसमें कुल वैश्विक क्षमता अब कितनी हो गई? 1136 गीगावाट तक पहुंच गई है। बात करें कि इसमें जो है विश्व स्तर पर 117 गीगावाट नई पवन ऊर्जा 2024 में भारत में स्थापित हुई। इसमें टॉप जो है पवन ऊर्जा में चीन है, सेकंड पर अमेरिका है, थर्ड पर जर्मनी है और फोर्थ पर भारत है। पवन ऊर्जा में भारत का स्थान चौथा है, चीन, अमेरिका, जर्मनी के बाद है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का जो है ये है कि 2030 तक 981 गीगावाट नई पवन ऊर्जा क्षमता जुड़ सकती है। ये इनका वो है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की बात करें, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का मुख्यालय लिस्बन, पुर्तगाल में स्थित है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र के वैश्विक विकास, नीतिगत सलाह, डेटा विश्लेषण, इनके लिए ये जाना जाता है। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना की बात करें तो 29 अप्रैल 2025 को
भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य भारत में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करने के लिए पारदर्शी, ट्रेस करने योग्य और विश्वसनीय प्रणाली स्थापित करना है। भारत में सभी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकों, जैसे कि इसमें केवल निर्यात के लिए उत्पादन करने वालों को छोड़ करके प्रमाणन अनिवार्य है। जो निर्यात के लिए खाली उत्पादन करते हैं उनको छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी सभी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादक हैं उनको इसमें प्रमाणन अनिवार्य है। प्रमाणन प्रक्रिया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन एजेंसियों के माध्यम से होगी। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ग्रीन मिशन की बात करें तो लक्ष्य इसका 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है, जिसके लिए 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की आवश्यकता होगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, 5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश और 6 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो यह वह हाइड्रोजन है जो नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा जल का इलेक्ट्रोलिसिस या बायोमास गैसीकरण से उत्पादित होता है। जीवाश्म ईंधन का यह स्वच्छ विकल्प है। इसका उपयोग ईंधन सेल वाहन, उर्वरक, रिफाइनरी, परिवहन आदि क्षेत्र में होता है। एम फॉर नेचर FAO की पहल है, ध्यान रखिएगा, ये किसका है, FAO खाद्य एवं कृषि संगठन की पहल है, और जिसे यूनाइटेड किंगडम द्वारा GVP 7 मिलियन की वित्तीय सहायता किसकी है, यूके के द्वारा GVP मिलियन यानी लगभग 73 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। इस पहल की पृथ्वी दिवस के अवसर पर घोषणा की गई। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिक तंत्र पुनर्स्थापना की निगरानी और रिपोर्टिंग को सशक्त बनाना है। बात करें एम फॉर नेचर पहल देशों की तकनीकी विशेषज्ञता और संसाधन उपलब्ध करा करके पारिस्थितिक तंत्र पुनर्स्थापन की प्रभावी निगरानी में सहायता करेगी। और यह जो है कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो वैश्विक जैव विविधता ढांचा है, उसके टारगेट दूसरे को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिसमें 2030 तक कम से कम 30 क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक तंत्रों को पुनर्स्थापित करने का क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा जो है, इसमें GVF को 2022 में अपनाया गया था। 2030 तक इसका लक्ष्य है 30% तक की हिस्से की प्रभावी सुरक्षा पुनर्स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्या है, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की सरकारी पहल है। यह पहल राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का क्या है, हिस्सा है। और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन जो है 25 नवंबर 2024 को शुरू की गई थी। खेती मिशन जो है प्राकृतिक वाली 25 नवंबर 2024 को शुरू की गई थी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। और ये जो है, इसके तहत प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाले सामान जैसे जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य, जैविक कचरे, गोबर, गोमूत्र, ये सब होते हैं। इन्हें बायो इनपुट्स कहते हैं। ये रासायनिक उर्वरकों का विकल्प प्रदान करते हैं, मृदा स्वास्थ्य, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण में जो कि सहायक होते हैं। सिमलीपाल ओडिशा को सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। ओडिशा सरकार ने इसको घोषित किया। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल, जो कि ओडिशा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में ये स्थित है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा और भारत का 107वां है। बस इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। सिमलीपाल को यूनेस्को ने अपने बायोस्फीयर रिजर्व सूची में 2009 में शामिल किया था, इतना ये भी ध्यान रखिएगा। रिवाइव आवर ओशन पहल। रिवाइव आवर ओशन नामक नई पहल की शुरुआत 24 अप्रैल को की गई, जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों के नेतृत्व में समुद्री संरक्षित क्षेत्र को बढ़ाना और समुद्रों के सतत संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। 2030 तक विश्व के कम से कम 30% महासागरों की रक्षा के लिए स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना और समुद्री संरक्षित क्षेत्र की स्थापना में सहायता करना है। यह 30x30 लक्ष्य के तहत है, जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा का क्या है, हिस्सा है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि दिसंबर 2022 में इसको अपनाया गया था COP15 की बैठक में। और 30x30 का टारगेट है विश्व की 30% भूमि, अंतर्देशीय जल, महासागर का संरक्षण, ये सब इसका है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्तमान में विश्व के केवल 8% महासागर ही संरक्षित क्षेत्र में है, बाकी मात्र 3% महासागर पूर्ण सुरक्षा में है। सचेत ऐप 27 अप्रैल को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सचेत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य भारत में आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया को क्या करना है, सशक्त बनाना है। मानव विकास रिपोर्ट HDR, UNDP ने इस रिपोर्ट को जारी किया है शीर्षक के साथ अ मैटर ऑफ चॉइस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में लोग और संभावनाएं। भारत का रैंक अगर देखें इसमें तो 2023 के मानव विकास सूचकांक में 193 देशों में 130वां, मतलब कुल 193 देशों की रैंकिंग की गई HDI में, जिसमें भारत का रैंक है 130। भारत का रैंक है 130
आइसलैंड फर्स्ट पे है, नॉर्वे सेकंड पर। एसडीआई में आइसलैंड और नॉर्वे फर्स्ट सेकंड पर है, भारत 130 पर 130 स्थान पर है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। एसडीआई की बात करें तो इसमें जीवन प्रत्याशा देखा जाता है, अपेक्षित स्कूली शिक्षा वर्ष देखा जाता है, औसत स्कूली शिक्षा वर्ष देखा जाता है, प्रति व्यक्ति सकल आय देखा जाता है। जीवन प्रत्याशा जो है वो 2023 में जो थी 72 वर्ष थी। ठीक है, और अपेक्षित स्कूली शिक्षा और ये देख लीजिएगा। ठीक है, बस इतना देखिए कि वो देखा, जीवन प्रत्याशा देखा जाता है, स्कूल शिक्षा देखी जाती है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय देखा जाता है। इसमें ये पूछा हुआ कई बार। मानव विकास सूचकांक की बात करें तो महबूब उल हक अमर्त्य सेन के सहयोग से ये इसके निर्माता हैं। प्रथम प्रकाशन यूएनडीपी द्वारा 1990 में, और इसका उद्देश्य केवल आय नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर के आधार पर मानव कल्याण मापना है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर देखा जाता है। ये 3 स्तर हैं इसके। और शिक्षा में 2 है, औसत स्कूली शिक्षा वयस्क, अपेक्षित स्कूली शिक्षा बच्चे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक देखें तो फ्रांस के पेरिस स्थित इंटरनेशनल एनजीओ रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जारी किया गया है, 3 मई को जारी किया गया है। और इसमें जो है 180 देशों की रैंकिंग की गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों की रैंकिंग की गई है, जिसमें भारत का प्रदर्शन 151 है। प्रेस में भारत 151 पर है और भारत को अत्यंत गंभीर स्थिति की श्रेणी में रखा गया है। क्लियर, किसमें, भारत को अत्यंत गंभीर श्रेणी में। और इसमें जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 5 संकेत होते हैं, राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षा। और इस सूचकांक में टॉप पर है नॉर्वे, सेकंड पर है एस्टोनिया और लास्ट में है इरिट्रिया, सबसे नीचे इरिट्रिया है। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट 2025 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा ये जारी की गई है और बताया गया है कि वर्ष 2024 में ऊर्जा क्षेत्र से लगभग 145 मिलियन टन मीथेन उत्सर्जित हुआ है। मीथेन मानव जनित उत्सर्जन के 3 प्रमुख स्रोत हैं, कृषि है, ऊर्जा है, अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र है। और मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाली कुल मात्रा का ये 35% से अधिक है। शीर्ष मीथेन उत्सर्जक देश की बात करें तो अमेरिका सबसे ज़्यादा उत्सर्जित करता है, फिर रूस करता है। और चीन जो है कोयला क्षेत्र में सबसे, तेल और गैस क्षेत्र में देखें सबसे टॉप पर कौन है, अमेरिका और रूस है। कोयला क्षेत्र में जो है वो चीन सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा नवंबर 2021 COP26 में लॉन्च की गई थी। एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग की बात करें तो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की गई, टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। और इस वर्ष की रैंकिंग में 35 देश और क्षेत्र के कुल 853 विश्वविद्यालय शामिल हैं। शीर्ष संस्थान अगर देखें एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष एशियाई संस्थान है सिंघुआ है, चीन का सिंघुआ विश्वविद्यालय है। और शीर्ष भारतीय स्थान में देखें तो IISc बेंगलुरु है। क्लियर, बस इतना ही आपको देखना है। नेक्स्ट चलते हैं। इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना, ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसको स्टार्ट किया है। इंदिरा सौर गिरी जल विकासम कहाँ से, नागर कन्नूर जिले के माचा राम गांव से किया है। इसका उद्देश्य आदिवासी किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधाएं प्रदान करके उनकी कृषि और आजीविका को सशक्त बनाना है। समय अवधि 25-26 से 29-30 तक है। कुल 5 वर्ष के लिए स्टार्ट किया गया है। सब्सिडी 100% सब्सिडी के साथ सौर पंप सेट की स्थापना करना। सागर में सम्मान पहल, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस जो कि 18 मई को मनाया गया। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस के अवसर पर सागर में सम्मान नीति पहल का स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया। किसके द्वारा, असम के मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। एक मिनट, क्या कह रहा है, फिर से पढ़ती हूँ इसको। 18 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में 10 कितने, ये भी ध्यान रखिएगा, 10 भारतीय महिलाओं को सम्मानित किया। साथ ही केंद्रीय पत्तन परिवहन मंत्रालय मंत्री ने सर्बानंद सोनोवाल ने, हाँ गड़बड़ हो गया, कि इसमें जो है परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, इन्होंने क्या किया है, सागर में सम्मान नीति पहल का अनावरण किया। वो हेमंत बिस्वा शर्मा याद आ गया, उनका भी साथ से नाम है, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक होगी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था है। उद्देश्य इनका लंदन, यूनाइटेड किंगडम है। और ये जो समुद्र है वो किसके, कौन से सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत आता है, 14 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस की बात करें तो IMO के द्वारा वर्ष 2022 से प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है 18 मई को। समुद्री क्षेत्र में लैंगिक संतुलन और समावेशी विकास को बढ़ावा देना। थीम है महिलाओं के लिए अवसरों का महासागर। आगे चलते हैं। हरियाणा AI विकास परियोजना
हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा एआई विकास परियोजना को मंजूरी दी। यह परियोजना विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ 2025 से 28 तक लागू की जाएगी। विश्व बैंक 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। 189 सदस्य देश हैं। इसकी संरचना जो है IBRD और IDA को संयुक्त रूप से मिला करके IBRD और IDA को मिला करके क्या कहा जाता है, विश्व बैंक कहा जाता है। वर्तमान अध्यक्ष इसमें अजय बंगा है। 2023 से भारत विश्व बैंक का संस्थापक सदस्य है। इनक्वाइस पनडुब्बी केवल पहल है। मई 2025 में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय द्वारा हिंद महासागर के दीर्घकालिक अवलोकन के लिए पनडुब्बी केबल पहल प्रारंभ करने के लिए चुना गया है। पनडुब्बी केबल परियोजना का विवरण की बात करें, स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वंडूर तट के पश्चिम में 150 किलोमीटर लंबी पनडुब्बी केबल मल्टी पैरामीटर वेधशाला स्थापित की जाएगी। इस वेधशाला में 2 विज्ञान नोड्स शामिल होंगे। ये नोड 2000 से 2500 मीटर की गहराई पर स्थापित होंगे। वंडूर स्थित वेधशाला में एक डेटा लैंडिंग स्थापित किया जाएगा। आगे चलते हैं, भारत हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना। ये जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, इसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया। यह पहल ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करने के साथ क्षेत्र में पारदर्शिता, बाजार की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के केंद्र में उन्नत ढांचा निर्माण से संबंधित है। अब इसका उद्देश्य वही है कि ग्रीन हाइड्रोजन बाजार को क्या करना है, बढ़ावा देना है। कांडला गुजरात, पारादीप ओडिशा और तूतीकोरिन तमिलनाडु जैसे अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह शहरों को निर्यात के क्रम में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के मुख्य केंद्र के रूप में चुना गया है। इससे ग्रीन वॉशिंग, जिसे कंपनियां झूठे दावे करके खुद को पर्यावरण अनुकूल बताती हैं, पर अंकुश लगा सकेगा। नोडल मंत्रालय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और नोडल प्राधिकरण क्या है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें, जनवरी 2025 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका लक्ष्य है कि 2030 तक प्रतिवर्ष 5 बिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना। पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये जो योजना है, इसको मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ कलाकारों को आर्थिक सहायता दिया जा सके। मानदेय पात्र कलाकारों को 10,000 रुपये मासिक रूप से दिया जाएगा, मासिक रूप से मंथली दिया जाएगा। आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए। संबंधित कला क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष का योगदान हो। आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो। वैध परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। ठीक है। कैंपस कॉलिंग, राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में कैंपस कॉलिंग नामक एक नई पहल की शुरुआत की। किसके द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत की। इसका उद्देश्य लिंग संवेदनशीलता बढ़ाना, यौन उत्पीड़न रोकना, छात्रों को साइबर अपराधों से सुरक्षा के लिए जागरूक करना है। कार्यक्रम युवा विकास मंच युवा मंथन के सहयोग से शुरू किया गया है। पहल भारत के 1000 से अधिक कॉलेज और विश्वविद्यालयों को लक्षित करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में स्थापित हुआ था। कार्यकाल इसका सदस्यों का 3 साल होता है। यह वैधानिक निकाय है और इसकी संरचना एक अध्यक्ष, 5 सदस्य होते हैं, एक सचिव होते हैं। सभी पद केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वर्तमान अध्यक्ष इसकी हैं विजया किशोर रहाटकर। जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। नीति आयोग को CEO हैं BR सुब्रमण्यम। उन्होंने बताया कि भारत ने जापान को पीछे छोड़कर विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। IMF ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसके अनुसार बताया जा रहा है कि अप्रैल 2025 के विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट ये जारी करता है IMF। उसके अनुसार भारत की नाम मात्र GDP वर्ष 2026 तक 4.187 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। भारत की वृद्धि दर देखा जाए तो वर्ष 2025 में 6.2% है, 2026 में 6.3% रहने का अनुमान है। अमेरिका, चीन, जर्मनी, भारत क्रमशः है। अमेरिका, चीन, जर्मनी, भारत और जापान को छोड़ के 4थे नंबर पर आया है। और संभावना है IMF का कि 2028 तक भारत क्या करेगा, जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और 3रे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है। और किसके GDP 5.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है 2028 तक और 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश है। सिप्री की रिपोर्ट आई है 28 अप्रैल को, जिसमें बताया गया है कि 2024 में भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश है। ठीक है। यह व्यय वैश्विक GDP का 2.5% है, जिसमें 9.4 वास्तविक वृद्धि दर्ज की गई है। अब ये देखिए, अमेरिका फर्स्ट पर है, चीन दूसरे पर है, थर्ड पे रूस है, जर्मनी चौथे पर, 5वें पे भारत है सैन्य व्यय करने में। ठीक है। 3.2% वृद्धि के साथ 86.1 बिलियन डॉलर ये है। आगे चलते हैं।
और भारत अब भी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है। पहले पे यूक्रेन है, दूसरे पे भारत है। भारत का सैन्य खर्च पाकिस्तान की तुलना में लगभग 9 गुना अधिक है। गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या 891 हो गई है, यानी 32% वृद्धि दर्ज की गई है, अब 891 में हो गई है। गुजरात सरकार ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना की है, जिसके अनुसार 674 शेरों की तुलना में 32% अधिक है। यह 16वां संस्करण है। और बस याद आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो है 891 एशियाई शेर जो 2020 के 674 शेरों से 217 हटाइए इसको, बस इतना ध्यान रखिए कि 891 पहुँच गई है 32% वृद्धि के साथ। और इसका जो आवास है गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात एशियाई शेरों का विश्व का एकमात्र प्राकृतिक आवास है ये। आगे चलते हैं। अगर एशियाई शेर के बारे में देखें तो इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियोपर्सिका है। IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, यानी सुभेद्य है। परिशिष्ट वन में है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और 4 में शामिल है। इनका जो जीवन काल होता है केवल 16 से 18 साल होता है। प्रोजेक्ट लायन 2020 में शुरू हुई थी। एशियाई शेर संरक्षण योजना 2018 में शुरू हुई थी। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस 2023 में शुरू हुई थी। लद्दाख बना हिम तेंदुओं की सर्वाधिक सघनता वाला वैश्विक क्षेत्र। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि कौन सा है। यूटी लद्दाख है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हिम तेंदुओं के घनत्व वाला इलाका बन गया है। यह देहरादून के भारतीय वन्यजीव संस्थान, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली और लद्दाख के वन्यजीव विभाग ने मिल करके किया है। भारत में हिम तेंदुओं की कुल अनुमानित संख्या कितनी है? 709 है, 709 है, जिनमें से 477 अकेले लद्दाख में पाए गए हैं। लद्दाख के बाद उत्तराखंड है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख का तिब्बत के पुराने रिकॉर्ड को पार करते हुए प्रति वर्ग 100 वर्ग किलोमीटर में 2.07 हिम तेंदुओं का घनत्व दर्ज किया है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा है। हिम तेंदुओं का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा अंसिया। IUCN रेड लिस्ट में वही है, वल्नरेबल है, साइट्स 1 है, 1972 की अनुसूची 1 में है। इसे प्रायः घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स अर्थात पहाड़ों का भूत के रूप में संदर्भित किया जाता है। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। हेमिस नेशनल पार्क को हिम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी कहते हैं। हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क पश्चिम बंगाल में किया गया है। 295 मिलियन लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा की चपेट में हैं। रोम, इटली में खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन क्राइसिस फूड, जिसमें बताया गया है कि 53 देशों में इतने लोगों को अधिक लोगों मतलब 53 देशों में इससे अधिक लोगों को गंभीर भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हैं नाइजीरिया है, सूडान है, म्यांमार है। सर्वाधिक आपदा अर्थात भूखमरी, मृत्यु, गंभीर कुपोषण से जूझ रहे हैं। सूडान, गाजा में भी अत्यधिक स्थिति, मतलब ये सब ऐसे जूझ रहे हैं। आगे चलते हैं। भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 पर, इस पर ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। बिहार में 3 है, ये सब हम लोगों ने आगे वाले में देख लिया था। नेक्स्ट देखते हैं। RBI का केंद्र सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरण है, ये भी हम लोगों ने देख लिया है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा ट्रांसफर है। यह RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल की 616वीं की बैठक में लिया गया है, जिसकी अध्यक्षता गवर्नर जनरल संजय मल्होत्रा ने की। और अधिशेष राशि का निर्धारण केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित आर्थिक पूंजीगत फ्रेमवर्क ACF के अनुसार किया गया है। RBI के आय के प्रमुख स्रोत हैं सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज से प्राप्त आय, तरलता प्रबंधन साधन से निवल ब्याज आय, ऋण और विदेशी मुद्रा निवेश पर अर्जित आय। आर्थिक पूंजीगत फ्रेमवर्क क्या है? प्रारंभ 2019 में बिमल जालान समिति की सिफारिश पर आधारित है। RBI की रिस्क प्रोविजनिंग रणनीति तय करना है। RBI एक्ट 1934 की धारा 47 के तहत इसका क्या है? लाभांश वितरण है। वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक लॉन्च किया गया है, दूरसंचार विभाग के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। भारत में पहला मार्गेज समर्थित PTC का NSE पर सूचीबद्ध। देख लेते हैं इसको क्या है कि भारत ने 5 मई को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर अपना पहला क्या मार्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट सूचीबद्ध किया, जो पूंजी बाजार में नवाचार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये जो है PTC जो है, ये जो अभी मतलब की गई है, सूचीबद्ध की गई है, ये डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा संरचित किया गया है। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया आवास ऋणों के पूल से समर्थित है। इनकी परिपक्वता अवधि 20 वर्ष है। मार्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट जो है, पास थ्रू सर्टिफिकेट एक ऐसा ऋण
प्रतिभूतिकरण उपकरण है जिसमें ऋण के पूल को निवेशकों को बेचा जाता है। वसूली के अनुसार इनका नियमित भुगतान किया जाता है। स्थापना 1992, मुख्यालय मुंबई में है और प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी ठंडा विनिमय इसका सेवी के अंतर्गत होता है। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना जो इसका विस्तार कर दिया गया, कितना कर दिया, 10 करोड़ से बढ़ा करके 20 करोड़ कर दिया गया, बस इसमें इतना ध्यान रखिए। और ये सरकारी समर्थित योजना है। लॉन्च वर्ष इसको कब लॉन्च किया गया था? अक्टूबर 2022 में स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना जो है अक्टूबर 2022 में स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। नोडल मंत्रालय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी। पोर्टर स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गया है। भारत के ऑन डिमांड लॉजिस्टिक स्टार्टअप पोर्टर ने महत्वपूर्ण फंडिंग प्राप्त की। यह वर्ष 2025 में यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाला देश का तीसरा स्टार्टअप बन गया है। स्टार्टअप कंपनी की परिभाषा क्या है? 5 वर्ष से अधिक पुरानी ना हो, किसी भी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार 25 करोड़ से अधिक ना हो, यूनिकॉर्न निजी स्वामित्व वाली फर्म जिसका बाजार पूंजीकरण अमेरिकी डॉलर 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो, और फिनटेक, एडटेक, B2B कंपनियां इसकी श्रेणियों में आती हैं। इस शब्द का पहला उपयोग एलन ली ने 2013 में किया था। क्वांटम एवं पारंपरिक संचार में C.DOT और CSIR NPL का समझौता हुआ है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C.DOT और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने क्वांटम और पारंपरिक क्लासिकल संचार तकनीकों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? MOU पर हस्ताक्षर किया है। आगे चलते हैं। पोप लियो 14वें, इनमें जो है कि 8 मई 2025 को कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को 267वें पोप के रूप में चुना गया है। वे पोप लियो 14वें का स्थान लेंगे। पायल कपाड़िया, भारतीय फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया को फ्रांस के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑफिसियर डांस एल ऑर्डरे डेस आर्ट्स एंड एट डेस लेट्रस से सम्मानित किया गया है। बेंजामिन वेड्रिनेस की बात करें, फ्रांसीसी पर्वतारोही हैं ये बेंजामिन वेड्रिनेस। इनको माउंट ब्लांक पर सबसे तेज चढ़ाई और उतरने का रिकॉर्ड में इनको उपलब्धि मिली है। अरुण श्रीवास्तव की बात करें, सिंडिकेट बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक अरुण श्रीवास्तव को बैंक का प्रबंध यानी MD और CEO नियुक्त किया है। अरुण मिश्रा को सिंडिकेट बैंक ने। अजय कुमार IAS अधिकारी हैं। अजय कुमार, इनको UPSC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अजय कुमार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। बात करें प्रवीण सूद की, तो प्रवीण सूद जो हैं CBI के निदेशक, प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, इसलिए ये चर्चा में है। अरविंद श्रीवास्तव को ने वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव का कार्यभार पद ग्रहण किया है। ये 18वें चुने गए हैं, 18th नंबर के। आलोक जोशी की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है। पहलगाम में 26 लोगों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था। आलोक जोशी को किया गया है। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने वायुसेना के नए उप प्रमुख का कार्यभार संभाला है। कमला प्रसाद विशेषर, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, त्रिनिदाद और टोबैगो में, जो कि बिहार से हैं, इनको चुना गया है। तपन कुमार डेका जो हैं IPS के अधिकारी, तपन कुमार डेका को भारत की प्रमुख घरेलू खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में 1 वर्ष का इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। प्रकाश मखदूम की बात करें तो इन्होंने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। संजय जायसवाल की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा सांसद संजय जायसवाल को 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त। तो संजय जायसवाल किसके हैं? प्राक्कलन समिति के हैं। संजय जायसवाल प्राक्कलन समिति के हैं। 30 सदस्यीय समिति होती है। 30 अप्रैल 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा और यह स्थायी समिति है जो सरकार के व्यय अनुमान की समीक्षा करती है। वैजयंत पांडा को कहाँ का किया गया? सार्वजनिक उपक्रम समिति का किया गया है। ठीक है, संजय जायसवाल को प्राक्कलन का, वैजयंत पांडे को सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 22 सदस्यीय समिति है। परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन का 20 मई को निधन हो गया है। तमिलनाडु के उदक मंडलम में इनका निधन हुआ 95 वर्ष की उम्र में। ये देश के असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के निर्माता माने जाते हैं। ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की टीम के प्रमुख सदस्यों में से एक थे, जिसने भारत और एशिया का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा विकसित किया था। अप्सरा रिएक्टर 1956 में काम करना शुरू किया था। जयंत नार्लिकर की भी डेथ 20 मई को हुई है। ये कौन है? भारतीय खगोल भौतिक विज्ञानी जयंत नार्लिकर, जो गुरुत्वाकर्षण के हॉयल नार्लिकर सिद्धांत पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं।
बाबा शिवानंद की बात करें तो ये योग के प्रख्यात साधक जो कि 128 वर्ष के थे, इनकी डेथ हुई है ये 3 मई को हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो भारतीय लेखिका, अधिवक्ता और महिला कार्यकर्ता बानो मुश्ताक को उनकी जो लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए ये पुरस्कार दिया गया है और यह कन्नड़ भाषा में सम्मानित होने वाली पहली कहानी संग्रह है। मूलतः कन्नड़ में लिखी गई है। इसका अंग्रेजी अनुवाद दीपा भास्ती ने हार्ट लैम्प में किया है। उन्हें भी लेखक मुश्ताक के साथ अंतर्राष्ट्रीय बुकर यानी दीपा भास्ती को भी उन्हीं के साथ सम्मानित किया गया है। बानो मुश्ताक 6 लघु कहानी संग्रह, एक उपन्यास, एक निबंध संग्रह इसकी लेखिका हैं। 58 नंबर का ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है जगत गुरु रामभद्राचार्य और प्रसिद्ध कवि गीतकार गुलजार को वर्ष 2058 है और एक किसके लिए दिया गया, 2023 के लिए प्रदान किया गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जो है संस्कृत विद्वान और हिंदू आध्यात्मिक गुरु हैं। 1982 से जगत गुरु रामानंदाचार्य की उपाधि धारण की थी। ये चित्रकूट मध्य प्रदेश में तुलसी पीठ के संस्थापक हैं और संपूर्ण सिंह कालरा गुलजार एक प्रसिद्ध उर्दू कवि, गीतकार, लेखक और फिल्म निर्माता हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में स्थापित किया गया था, 65 में पहली बार दिया गया था और सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो सार्वजनिक इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग द वाशिंगटन पोस्ट स्टाफ है, बाकी देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग द वॉल स्ट्रीट जर्नल स्टाफ एलन मस्क जज, इसमें दी गई कई श्रेणियों में दी जाती है ना। नेक्स्ट ये देख लेते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 जो है ब्राज़ील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। विश्व खाद्य पुरस्कार ब्राज़ील की कहाँ की हैं, ब्राज़ील की हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और इनका नाम है डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को प्रदान किया गया है। और ये जो विश्व खाद्य पुरस्कार की परिकल्पना 1986 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई थी। इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान के रूप में देखा जाता है। मानवतावादी पुरस्कार अभिनेता सोनू सूद को दिया गया है। मेडल ऑफ ऑनर की बात करें तो भुवन रिभु को वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन का मेडल ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है। पहली बार है जब किसी भारतीय वकील को वैश्विक स्तर का यह सम्मान मिला है। ब्रेक थ्रू प्राइज़ की बात करें, सर्न के लॉज हेड्रॉन कोलाइडर के 4 प्रमुख, इसको छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। चर्चित पुस्तक है हार्ट लैम्प आप लोग देख ही चुके हैं। रामानुजन देख लीजिए, एक महान गणितज्ञ की यात्रा है, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार ने लिखी है। और पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स हिमांशु राय की है। बिन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रोल लेस की है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की है। ये है। तीस्ता प्रहार की बात करें तो ये भारतीय सेना द्वारा आयोजित की गई पश्चिम बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में हुई है। राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव 2025 की बात करें तो ये महाराष्ट्र के लोनावाला स्थित कैवल्य धाम में आयोजित किया गया है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ये देख लीजिए। 9वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन जो कि 9वां है सिंगापुर में किया गया, 7 मई को किया गया। सिंगापुर गणराज्य की नौसेना और एस राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ द्वारा सह अध्यक्षता में किया गया। इसका मुख्य विषय था सुरक्षित और संरक्षित समुद्र। इस सम्मेलन का आयोजन 2009 से किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस का आयोजन वाशिंगटन डीसी अमेरिका में की गई। चलिए ये देख लेते हैं। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की बात की गई। 2 मई विश्व टूना दिवस, हमारा महासागर हमारा टूना हमारा भविष्य। 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस, बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस और मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव। 4 मई विश्व हास्य दिवस, मई का प्रथम रविवार। 8 मई विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस। 11 मई मातृ दिवस। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, यंत्र नई और प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने का युगांतर। 15 मई परिवार दिवस। 16 मई राष्ट्रीय डेंगू दिवस, डेंगू रोके जल्दी कार्रवाई करें। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 24 मई अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये है। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की बात करें तो खेलो इंडिया पहल के अंतर्गत ये किया गया है। 4 से 15 मई 2025 तक बिहार में इसका आयोजन किया गया है। बिहार के 5 शहरों में किया गया है और इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इसका उद्घाटनकर्ता कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को किए हैं और शुभंकर क्या है खेलों का, गज सिम्हा है। नेक्स्ट इसमें क्या देखना है कि थीम क्या है, खेल से देश खेल से विकास। और समापन समारोह यानी 4 मई को स्टार्ट किया गया, 15 मई को इसका समापन किया गया है। और शेष प्रदर्शन करने वाले राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पर है, महाराष्ट्र इसमें टॉप पर है, ठीक है। और ये जो राज्य है महाराष्ट्र है अब तक 5 बार जीत चुका है। और महाराष्ट्र ने किसको हराया, हरियाणा को हरा करके
विजेता बना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ये इसका प्रथम संस्करण 19 से 24 मई तक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली दमन दीव में इसका आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता में मणिपुर जो है महाराष्ट्र को हरा करके जीता है। अगर देखें कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ के तत्वाधान में जो दक्षिण एशियाई फुटबॉल जो है महासंघ 19 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 9 से 18 मई 2025 तक अरुणाचल प्रदेश में किया गया। जो सैफ अंडर 19 है ये कहाँ पर किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया 9 से 18 मई। इसकी मेजबानी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल संघ ने की है। भारत लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता है। पहला खिताब इसने 2023 में पाकिस्तान को हरा करके जीता था। क्लियर, आगे चलते हैं। और ये इसका जो है भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, भारत जीता है सैफ वाला। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं आर श्रीहरि। क्लियर। और 85 नंबर के कौन थे? तमिलनाडु के केपी श्याम निखिल। पहला ग्रैंड मास्टर भारतीय शतरंज में कौन बना था? विश्वनाथ आनंद 1988 में। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर की बात करें तो कोनेरू हम्पी 2002 में। वर्तमान महिला ग्रैंड मास्टर भारत की कौन है? कोनेरू हम्पी, द्रोणवल्ली हरिका और आर वैशाली। नेक्स्ट चलते हैं, प्रथम एशियाई अंडर 15 अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025। इसका आयोजन जॉर्डन की राजधानी अम्मान में 17 अप्रैल से 1 मई 2025 तक किया गया, जिसमें भारत जो है इस पदक तालिका में तीसरे स्थान पर है। मुक्केबाजी में भारत तीसरे स्थान पर है। मुक्केबाजी में भारत किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। पहले पे कजाकिस्तान है, दूसरे पे उज्बेकिस्तान है। अब बात करते हैं हम लोग कि एशियाई योगासन, एक मिनट आगे चलते हैं, वन लाइनर देख लेते हैं फटाफट इसमें कि 26 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रेलवे का पहला 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट कहाँ शुरू किया है? दाहोद लोकोमोटिव निर्माण कार्यशाला गुजरात में। नेक्स्ट क्या है, नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कहाँ किया गया? भारत मंडपम में किया गया। कहाँ किया गया? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस देश को एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता सौंपी गई? भारत की। राष्ट्रीय वार्षिक साइबर सुरक्षा सम्मेलन सर्ट इन संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया है। 78वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को किस रोग के उन्मूलन का प्रमाण दिया गया है? संक्रामक नेत्र रोग है ट्रैकोमा, उसी से। नेक्स्ट चलते हैं, नई दिल्ली में किसके द्वारा कृषि बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए 3 ऐप डिपो दर्पण, अन्य मित्र, अन्य सहायता ऐप लॉन्च किया? प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया है ये। ठीक है, आगे चलते हैं कि 13 से 23 मई तक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर किस नाम से 11 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आउटरीच अभियान आयोजित किया गया? तिरंगा यात्रा अभियान। खरीफ नेक्स्ट है, मई 2025 तक भारत की नौसेना को सौंपा गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का युद्धपोत कौन सा है? INS अर्नला है। INS अर्नला जो कि गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का है। ठीक है, आगे चलते हैं, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर टूरिज्म यूनिफाइड रिसोर्स एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल इकोसिस्टम लॉन्च किया, जो पर्यटन प्रौद्योगिकी निवेश स्थिरता क्षेत्र में नेताओं को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया वैश्विक मंच? सऊदी अरब है। ठीक है, आगे चलते हैं, चौगोस द्वीप वाला पढ़ ही लिए थे। और ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बना? अफ्रीकी देश अल्जीरिया, वो नियुक्त किया गया है। किस देश ने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गोनेरिया का दुनिया का पहला वैक्सीन लॉन्च किया? इंग्लैंड। वैक्सीन का नाम 4C-MenB है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस 24 मई को, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे। यह दिन मरखोर दिवस जो है पहाड़ी बकरी की प्रजाति है, अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस उसी में मनाया जाता है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? 20 से 22 मई को रॉटरडम, नीदरलैंड में किया गया है। 8 से 9 मई 2025 को 6G ग्लोबल समिट के ऑनलाइन आयोजन की मेजबानी हांगकांग के द्वारा की गई है। भारतीय तटरक्षक बल ने किस ऑपरेशन के तहत फरवरी 2025 की अवधि के दौरान ओडिशा में ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर 6.98 लाख से अधिक ओलिव रिडले कछुओं को बचाने में मदद की है? ऑपरेशन ओलिविया। दुनिया का सबसे लंबा केला फलन किस स्थान पर दर्ज किया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जंगली केले की प्रजाति है। याला ग्लेशियर को आधिकारिक रूप से मृत घोषित किया गया कहाँ का? नेपाल का लांगटांग घाटी में हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ स्टार्ट किया गया है? वो किया गया डेनमार्क में।
हाल ही में भारत ने फोरकास्टिंग, ये तो हम लोग डिस्कस किए थे। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश के शल्य चिकित्सकों ने विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया है? यूएसए, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शल्य चिकित्सकों ने किया है। ठीक है। भारत का पहला एआई आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण लॉन्च किया है? नीलोफर अस्पताल, हैदराबाद, तेलंगाना। 17 मई 2025 को भारत की किस सौर वेधशाला ने 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? कोडाइकनाल और सौर वेधशाला, तमिलनाडु। स्थापना 1 अप्रैल 1899। छत्तीसगढ़ में खनन रसद के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक किसने लॉन्च किया? अडानी समूह ने। नेक्स्ट है, किस फिल्म को कांस 2025 के HAF गोस टू कांस कार्यक्रम के लिए चुना गया? शेप ऑफ मोमो नेपाली भाषा का यह है। ASI ने 16वीं शताब्दी की बावड़ी राजों की बावली का जीर्णोद्धार किया? नई दिल्ली महरौली पुरातत्व पार्क में स्थित। 15 से 26 मई 2025 तक सरस्वती पुष्करालु दक्षिण भारत का कुंभ कहाँ आयोजित किया गया? कालेश्वरम, भूपल्ली। 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन भ्रिकुटी मंडप, नेपाल में किया गया है। नेक्स्ट, किस देश के लिए $50 मिलियन का ट्रेजरी बिल जारी किया गया? मालदीव। भारत का प्रथम मार्गीय समर्थन पास ई सर्टिफिकेट कहाँ? NSE पे लॉन्च किया गया। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को किस स्थान पर नया ऑफ कैंपस स्थापित करने की स्वीकृति दी गई? गिफ्ट सिटी, गुजरात। आगे चलते हैं। इटालियन ओपन टेनिस 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? जैस्मिन पाओलिनी इटालवी की हैं। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर रजत पदक जीता है? 90.23 मीटर स्वर्ण पदक जीता है जूलियन वेबर को हरा करके। ला लीगा 2024-25 का खिताब स्पेन योल को हराकर किसने जीता? बार्सिलोना ने। बाकी ये देख लीजिए, किस पुर्तगाली फुटबॉल स्टार ने फोर्ब्स की 2025 की दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष स्थान किया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है। और नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना द्वारा कौन सी मानद उपाधि दी गई है? लेफ्टिनेंट कर्नल की दी गई है। नवीनतम ICC महिला वनडे टीम रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? दूसरा स्थान हासिल किया है। फीफा ने किस देश को फुटबॉल महासंघ पर लगाया गया निलंबन हटा दिया है? कांगो गणराज्य का। निको सोरडैन को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? रोमानिया का। बलूचिस्तान की पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त की गई हैं? कशिश चौधरी। सूडान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? कामिल अल तायब इदरीस। और ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? हरवंश चावला को। 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी। ये किन दो भारतीय मूल के कनाडाई व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री बनाया है? अनीता आनंद को विदेश मंत्री और मनिंदर सिद्धू को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री। और नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है, नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप के रूप में चुने जाने वाले पहले अमेरिकी कौन है? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट। लोक लेखा समिति का KC वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। बाकी हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है। 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में आजीवन उपलब्धि के लिए मानद पाल्मे डी ओर से किसे सम्मानित किया गया? रॉबर्ट डी नीरो को। ये हो गया था। आगे क्या है? मैत्री फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मुस्तफ़ा यूसुफ अली को किया गया है। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया मधुसूदन साई कर्नाटक के हैं। फ्रांस का जो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स है पायल कपाड़िया फिल्म निर्माता हैं। गोल्डन ड्रैगन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत चीन के साथ कंबोडिया में की गई है। ऑपरेशन कलर भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद विरोधी अभियान कहाँ शुरू किया है? जम्मू कश्मीर में शोपिया जिले के कलरवन क्षेत्र में। अमरनाथ यात्रा के सुचारू सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों ने किस नाम से सुरक्षा अभियान शुरू किया? ऑपरेशन शिवा। INS शारदा ने किस देश के साथ संयुक्त मानवीय सहायता आपदा राहत शुरू किया? मालदीव। और ये देख लीजिए कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने त्राल में आतंकवादी विरोधी किस अभियान को शुरू किया? ऑपरेशन नादेर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, काफ़ी न्यूज़ थी इसमें, तो आज ये हो गया। बाकी कुछ दिन में 2 मैगजीन और है, वो भी कवर करा दिया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।